और मुझे क्लाइंट चाहिए तो मैं टारगेटिंग कैसे करूँ? आप वो सोचें जो फील कर रहे हैं। वो कहते हैं यार एसईओ कर लो क्लाइंट आ जाएंगे। अब ये ऐसी ऑफर होती है जिसमें नॉर्मली के लोग कहते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड फील करते हैं। तो फंस गया। यहाँ मेहनत नहीं है, ऑनेस्टली मेहनत नहीं है। पहले तो मुल्क देख ले। 99 रिजेक्शंस हो रही हैं, फिर जाके एक क्लोज हो रहा है। सेल्स मेन पॉइंट है ना। अगर आप कोई चीज़ प्रॉमिस कर रहे हो ना, वो चीज़ अचीव भी करो। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ से आने का। कौन सा गांव लगता है आपका? शादी का बाद शादी का बात से कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में? मुझे 12 घंटे लगे। चले यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पहले अपना बैकग्राउंड दे दें कि आप क्या करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड मैं फिर मैं बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन बीबी एंड एमबीए। उसके बाद मैंने सेल्स जॉब की हम्म। कुछ अर्सा कॉरपोरेट सेक्टर में। एंड देन उसके बाद मेरा स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर से हुआ 2019 में, बैक इन 2019। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव इन सेल्स, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं सेल्स में दोबारा आ जाऊँगा। बट अगेन वो डिजिटल सेल्स और कॉरपोरेट सेल्स में बहुत डिफरेंस होता है, लोकल मार्केट की सेल्स डिफरेंट है। मेरा स्टार्ट कंटेंट राइटर के तौर पे था, फाइवर से, अपवर्क से। बट एक साल में मेरा फाइवर और अपवर्क, फाइवर बेसिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वो तो सस्पेंड हो गया। उसी बेसिस पे मैंने ये सोचा कि ये डिपेंडेंसी ऑन फाइवर प्लेटफॉर्म या अपवर्क प्लेटफॉर्म ये अच्छी नहीं है, इससे हटना पड़ेगा। सो कॉपीराइटर मैंने जर्नी एज अ कॉपीराइटर स्टार्ट की। उसमें सेलिंग थ्रू वर्ड्स, ऑल अबाउट सेलिंग थ्रू वर्ड्स। जो भी मैं बेच रहा था उसमें बेचना मुझे अगर अच्छा आता था तो उसको अलाइन किया मैंने सेल्स के साथ, कि अगर मैं बेचना जानता हूँ लिख के तो उसमें उसको बेचते हैं। और क्योंकि मैं आउट ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी काम कर रहा था, मैंने कहा अभी आउट ऑफ प्लेटफॉर्म काम करते हैं, इसी को लीड जेन एंड सेल्स के साथ अलाइन करते हैं। मेरी जर्नी 5 साल की, पिछले 5 साल से मैंने 1 साल सिर्फ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम किया होगा। उसके अलावा मैंने आउट ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म काम किया, लेकिन उसी को ही बाद में अलाइन कर दिया इसके साथ। चाहे मैं कॉपीराइटर था, फिर ये जो लोगों की दुखती रग है कि सबको क्लाइंट चाहिए, सही। उसके साथ अलाइन कर दिया कि ये चीज़ करते हैं, यही अच्छी चीज़ है। तो वही पहले सवाल फिर पहले यही कर लेते हैं हम कि यार क्लाइंट कैसे मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, इसमें कुछ अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच नॉर्मली जो लोग कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली जाते हैं, और वो प्लेटफॉर्म पे जाते ही क्लाइंट ढूंढते हैं। क्लाइंट ढूंढने के बाद जो भी क्लाइंट मिला उसको बोलते हैं कि ये चीज़ है मेरे पास, ये मुझसे ख़रीद लो। उसके बाद क्लोज करते हैं। ये है प्रॉस्पेक्टिंग, टारगेटिंग, ऑफर एंड सेल्स। कि वो बोलेगा कि ये मैंने क्लाइंट ढूंढा और ये इस टाइप का क्लाइंट होगा, एंड देन उसको कोई ऑफ़र देगा, एंड देन उसके बाद उसको क्लोज करेगा। अब ये ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क है ना, उसकी बेसिस पे काम कर रहा है एक फ्रेमवर्क, लेकिन फ्रेमवर्क डिफरेंट है। अगर लोग कहते हैं ना मुझे हाई टिकट क्लाइंट चाहिए, मुझे आउट ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्लाइंट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा टॉप्स फ्रेमवर्क के थ्रू। एक ही ठीक फ्रेमवर्क है। है, टारगेटिंग, ऑफर, प्रॉस्पेक्टिंग एंड सेल्स। उसमें पहले वो टारगेटिंग करे, उसके बाद ऑफर बनाए, उसके बाद प्रॉस्पेक्टिंग करे, उसके बाद सेल्स करे। अब वो बंदा कहता है मुझे डायरेक्ट क्लाइंट चाहिए, नहीं, आप पहले टारगेटिंग और ऑफर तो बनाओ, ठीक डायरेक्ट है। कैसे क्लाइंट मिलेगा? तो ये चीज़ है। लेकिन अज्यूम करते हैं मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, ठीक है। और मुझे क्लाइंट चाहिए तो मैं टारगेटिंग कैसे करूँ? आप सिंपल हम्म। ये करेंगे, आप मैं टारगेटिंग को डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ थिंक व्हाट दे थिंक, फील व्हाट दे फील, से व्हाट दे से। ठीक सही। है। आप वो सोचें जो वो सोच रहे हैं, आप वो फील करें जो वो फील कर रहे हैं, आप वो बोलें जो वो बोल रहे हैं। ठीक है। जब ठीक है। आप ये चीज़ जहन में रख लेते हैं तो आप कहते हैं अब मेरे मेरे जो क्लाइंट हैं उसका ओवरऑल पर्सोना क्या होना चाहिए, कैसा दिखेगा वो क्लाइंट, आइडियल पर्सोना क्या होगा उसका। एक मेंटल पिक्चर बनानी है ना मैंने माइंड में। सही। वो मेंटल पिक्चर ऐसे बनानी है कि मैं बोलूँगा कि वो अगर बंदा अच्छा है
कि उसको ये चीज़ें चाहिए, उसका अल्टीमेट आउटकम जो वो चाहता है, उसका पेन पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल मैं थंबनेल्स की बात करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल्स। ठीक यूट्यूब है। थंबनेल का मकसद क्या है? क्लिक लेके आना, ठीक है। और सही। इसी तरह अगर डिज़ाइनर है, वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वो वीडियो एडिटिंग का क्या पर्पज़ है कि रिटेंशन करवाना, कि एक वैसा बंदा ही है। वीडियो पे रिटेन्ड रहे एंड तक, ठीक है। अब वो डिज़ाइनर है या एडिटर है, वो बोलेगा कि मुझे क्लाइंट चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा आइडियल क्लाइंट दिखता कैसा है। मेरा आइडियल क्लाइंट दिखता है कि उसको चाहिए ऐसी विजुअल्स जिस पे वो लोग अट्रैक्ट करवा सके, ठीक है। सर्टेन परसेंटेज में भी उसके जहन में हो कि वो बोलेगा कि 20% कोई क्लिक रेट इंक्रीज हो जाए कंपेयर टू पिछले के, ठीक है। ठीक है। तो मुझे उस बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मेरा क्लाइंट जो बात कर रहा है ना, जो उसके मैसेज पेन है, और अगर वो बात कर रहा है मे बी रेडिट पे बात कर रहा हो, मे ठीक बी है। कोरा पे बात कर रहा हो, कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा, वहाँ पे मैंने उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसके बारे में देखना है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कहाँ हैंग आउट कर रहा है, ओवरऑल उसका पर्सोना है क्या, अकॉर्डिंगली फिर मुझे एक मेंटल पिक्चर जहन में आएगी। ठीक है। ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे हमने तो हाँ आज तक मैंने ये पढ़ा है यार, एसईओ कर लो, वेबसाइट बना लो, हाँ। फेसबुक पे कर लो, तो ये आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ लेके आ रहे हो कि ये पर्सोना चेक करना है। हम्म इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको कैसे, मतलब ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा? क्योंकि देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, जितनी भी मैंने मार्केटिंग की है, वो कहते हैं यार एसईओ कर लो क्लाइंट आ जाएंगे, फेसबुक मार्केटिंग कर लो, एडवर्ड चला लें। हम्म। ये आप पर्सोना लेके आ गए हो। अच्छा ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ। सोशल मीडिया पे एड्स चला रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे जब आप एड्स चलाते हो तो क्या होता है, आप जब एड्स चलाते हो तो आप टारगेटिंग सेट करते हो या नहीं करते? टारगेटिंग डेफिनेटली करते बनाते हैं, हैं ना, हाँ। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, ये उसके इंटरेस्ट हैं, उसका बिहेवियर ये है। जब मैं बोलूँगा जेनरिक कर दो इसको, सही है ना, उस ऐड पे कोई क्लिक्स आएंगे, ना कोई बंदा नहीं नहीं, देखेगा ज़्यादा मुझे, आएंगे। ठीक अगर है। जनरल ऐड चलाते हैं मैंने देखा ज़्यादा आते हैं। लेकिन जनरल ऐड हाँ, अगर आप कस्टमर नहीं आएंगे। कस्टमर नहीं आएंगे, हाँ, जनरल ऐड अल्टीमेट में अल्टीमेट उसका जहाँ दिल ऑब्जेक्टिव करे, आपका कस्टमर। यही है ना, कस्टमर लाना। जब हाँ। कस्टमर आ ही नहीं रहा, क्योंकि टारगेटिंग में तो यही चीज़ है कि टारगेटिंग में आप सिंपल ये कर रहे हो, उसके बारे में पूरा पर्सोना बिल्ड कर रहे हो। अब रिसर्च है, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च है, सही है। कि मैं कहता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट हैं, आइडियल क्लाइंट है, उसका पर्सोना होगा क्या, ठीक है। कि अगर उसको डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए या किसी भी टाइप ऑफ सर्विस चाहिए, तो वो शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को बात कर रहा हो, उसके बारे में बात कर रहा हो। कोरा एक ठीक है। प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे डिस्कशन होती है, डिस्कशन फोरम है। वहाँ ठीक पे है। अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, सही है, सही। या कॉपी राइटिंग प्रॉब्लम्स, तो ठीक है। उनको, या सेल्स प्रॉब्लम्स, तो वहाँ मैं देखूंगा बात क्या हो रही है ओवरऑल, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसी तरह रेडिट है, इसी तरह जो कॉमन डिस्कशन फोरम्स होते हैं वो हैं, या फेसबुक के फोरम्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं। वहाँ पे जितनी रिसर्च सामने होगी मेरे सामने, कि हम लोग कहते हैं ना कि जितनी स्टडी मेरे सामने होगी, मेरे माइंड में होगी, तो उसे क्या होगा, उससे ये होगा कि मेरे पास नॉलेज उतनी ज़्यादा है, और मुझे उतना एक पिक्चर बन जाएगी ना माइंड में कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब जब आप टारगेटिंग करने जाओगे, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, ज्योग्राफी के हिसाब से है, आपको आइडिया हो गया, ठीक है। कि यूएस में ये चीज़ की लोग बात कर रहे थे, बिहेवियर ये है, अब ऑब्जेक्टिव ये लेके आना है। अब जब कॉपी भी लिखनी है, जो कैप्शन आप लिख रहे हैं, या अगर आप क्रिएटिव डाल रहे हैं अपनी ऐड में, तो जब आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे ना। मैंने बोला ना, सी व्हाट दे से, क्या वो हाँ। बात करें जो वो बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक ठीक है। है। इस तरह हो जाएगा वो फिर। यानी कि आप ये कह रहे हो कोरा पे जाके पहले रिसर्च करें। कितने फॉरम्स हैं तकरीबन? कोरा है। डिपेंड करता है, ask.com पे चले जाएं, google.com पे भी आप सर्च करें, आंसर द पब्लिक पे भी जाएं, रेडिट पे भी जाएं, कोरा पे भी जाएं, जितने प्लेटफॉर्म्स, स्टेटिस्टा के नाम से है, वहाँ स्टेटिस्टिक्स मिलती हैं कि इतने % लोग ये बात कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, जितने ज़्यादा हो उतने कम है,
लेकिन एक लिमिट होती है कि लोग कहते हैं रिसर्च कितनी की जाए, कि रिसर्च वाला सिस्टम ऐसे है कि मैं कहता हूँ इतनी रिसर्च करो जब तक वो रिपीट होना ना स्टार्ट हो जाए, कि जब ठीक है, चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी मैं बोलूँगा रिसर्च एंड हो गई, यहाँ पे ठीक है। रिसर्च एंड हो गई, अब यहाँ तक मेरे पास जितनी भी चीज़ें आनी थी वह इतनी इनफ है। अच्छा, आपने अमेज़न पे काम किया है कभी? जी, प्राइवेट उस पे तो लेवल। हम करते हैं, बहुत आसान होता है उसके, वो हम रिव्यू जाके पढ़ते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि वो क्या उसके पिन पॉइंट है, उसको हम डेवलप करा लेते हैं। तो ये कह रहे हो कि जब आप अपनी वेबसाइट के लिए जा रहे हो, अपना काम करने के लिए जा रहे हो, तो आप इन वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर जाके रिसर्च करें, जो मैं समझा तो आप उसको क्रैक करना, यानी कोरा पे चले जाएगा, आंसर डॉट मी पे चलेगा, गूगल पे चलेगा, और फाइंड आउट किया कि ग्राफिक डिज़ाइनर के उनके पास क्या इश्यूज आते हैं। लेट्स अज्यूम करते हैं कि एआई बनी हुई है, एआई से आजकल लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हो एआई से बना के दे रहे हो, तो आप जब उसकी फेसबुक की टारगेटिंग कर रहे हो तो आप उसको बोलो कि यार वी डू नॉट मेक द एआई डिज़ाइन, तो मे बी कि वो आपके साथ कनेक्टेड हो गया। इज इट द राइट वे जो मैं समझा हूँ, सही है? हाँ, अमेज़न वाला एक प्लेटफॉर्म जैसे हाँ, अमेज़न है ना, अब अमेज़न वाला क्या सीन है कि मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स चाहिए हाँ, ना, अब वो प्रोडक्ट, अब यहाँ भी सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं जो रिसर्च करता रहा हूँ, जैसे मैं कॉपी राइटिंग करता रहा हूँ अमेज़न लिस्टिंग्स की, उस पे दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो जब आप लॉन्च से पहले डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हो ना प्रोडक्ट की, उसमें क्या होता है कि आप कहते हो कोई डिफरेंट चीज़ कर लो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यूके वाली अमेज़न पे भी गए, यूएस वाले पे भी गए, यूएई वाले में भी गए, और हमने देखा हाँ, कि यूनिक चीज़ कौन सी क्या ऐसी चीज़ है? ऐड की जाए कि डिफ्रेंसिएशन कर लें। लेकिन उस पे मैं ये कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे भी जा रहा था, वीडियोस देख रहा था कि उस प्रोडक्ट रिलेटेड कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि ऐड हो सकती है, सही है, और कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट है, वो तो चलो रिव्यूज से निकल आती निकल है। आती है। यहाँ पे एक वेबसाइट का इशू है, या ओवरऑल डिज़ाइनिंग का इशू है, या कोई सर्विस रिलेटेड इशू है, यहाँ पे हम लोग सारी जगह पे रिसर्च करते हैं। लाजमी ठीक नहीं है। अमेज़न पे अगर कोई आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई चीज़ है, या एजेंसी ऐसी है कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काइंड ऑफ ओपिनियन मिल जाएगा, क्योंकि रिसर्च जितनी ज़्यादा उतनी कम है। हमें तो नॉलेज हर जगह से चाहिए ना, ओपिनियन हर जगह से चाहिए। इसको एक जगह से हम समराइज कर लूँ, फिर आप मुझे करेक्ट करना। जी। हम इसको एक प्रोडक्ट को कर लेते हैं, चलो अमेज़न के रिव्यू से कर लेंगे, लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में, यानी कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की दे रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग की दे रहे हैं, गूगल एडवर्ड की, सर्विसेज सेक्टर में आ गए, तो सर्विसेज सेक्टर वालों को रिव्यू कहाँ से उठाने? वो या तो कोरा से उठा लें, या आस्क डॉट मी से उठा लें, गूगल से उठा लें, जो भी अपने प्लेटफॉर्म अभी इतने सारे बताएं वो वहाँ से उठा लें। इज इट, इसको इस तरह से हम समराइज करके फिर हम डाइव इन करें इसके ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर? मैं चाह हाँ, रहा हूँ कि एक हम एक एक अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ, हाँ। मैं ये करेक्ट करूँगा, यहाँ पे अब एक D2C है, एक B2B है। हम लोग अभी डी डिस्कस, डी बी टू बी पता है, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, सी ये बी टू D2C है, बी डायरेक्ट टू टू सी कंज्यूमर, या इसको B2C भी कहते हाँ, हैं। बी टू सी डायरेक्ट टू ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, जो हमारी डिस्कशन हो रही है, अब वो है B2B रिलेटेड। अच्छा, बी टू बी की बात हाँ, कर वो रहे हो? B2C नहीं है। B2C एक डिफरेंट मॉडल है, उसकी अगेन लीड जेन भी डिफरेंट होती है, ओवरऑल क्लाइंट एक्विजिशन भी डिफरेंट है, कम्प्लीटली उसकी डिफरेंट है। हम B2B हैं। फॉर एग्जांपल, आप एजेंसी हैं, ठीक है। आपको क्लाइंट्स चाहिए, आप कोई अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्लाइंट चाहिए, आप मेरे पास आते हैं, मैं भी एक एजेंसी हूँ, हम B2B मॉडल पे फिर काम कर रहे होंगे, ठीक है। कंपेयर टू कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज़ मुझे कैसे क्लाइंट ग्रैब करने चाहिए, कि मेरे एंड यूज़र कौन से होने चाहिए जो कि कंज्यूम करेंगे जिस प्रोडक्ट को, वो D2C में आ जाएगा या B2C में आ जाएगा, वो डिफरेंट चीज़ है। हम B2B को लेके चलेंगे इसको। एजेंसी टू एजेंसी हो गई ना, हाँ, बिजनेस टू इसको बिजनेस। एजेंसी, एजेंसी टू एजेंसी। ठीक हो गया। हाँ, और फिर उससे उसके अंदर डाइव इन करते हैं। हाँ, उसमें फिर हम डाइविंग, तो ये उसमें हमसे फर्स्ट काम क्यों स्टेप कराएगा उससे, वो हमसे काम ही क्यों कराएगा, ये भी तो एक सवाल बनता है। वो चीज़ आती है फिर ऑफर से। अब उसका कोई ना कोई मेजर पेन पॉइंट है। एजेंसीज का। हाँ, एजेंसीज का क्लाइंट एक्विजिशन एक मेजर पेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं अमेज़ॉन, ठीक है,
आप रिलाय कर रहे हैं फाइवर एंड अपवर्क अमेजोन पे। की सर्विसेज प्रोवाइडर पूरा कर लेना हाँ, ताकि एक आ जाए कि अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर हैं पीपीसी आप, बहुत आसान ठीक है। आजकल बहुत चलता है हाँ, पीपीसी सर्विस। अमेजोन पीपीसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ठीक कहता है हूँ अमेजोन पीपीसी की एग्जांपल, आप कहते हैं अमेजोन पीपीसी के क्लाइंट्स, ठीक है, ठीक है, जो आपको चाहिए, आपका मेजर पेन पॉइंट यही है कि यही है। क्लाइंट नहीं मिल रहे। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके पास जो क्लाइंट एक्विजिशन के सोर्सेज हैं वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल फाइवर लिंक्डइन अपवर्क। लिंक्डइन ले लेते हैं कि हम, चलो लिंक्डइन हाँ, से लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म एक है, प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ठीक हाँ, है, एक प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने जो जो क्लाइंट ग्रैबिंग कर रहे हैं लिंक्डइन से, वो कैसे कर रहे हैं? मैं मतलब लिंक्डइन उनको क्या से ऐसा कहते हैं कि वो आपसे बाय कर लें? अभी जो हमारा नॉर्मली लोग का तरीका देखा है वो सेल्स नेविगेटर ले लेते हैं उसका, हाँ, और उसके ऊपर वो सर्च मारते हैं, कोई पीपीसी का बंदा वहाँ से निकलता है, उसको अपनी ईमेल मार्केटिंग के पेज मार देते हैं। नॉर्मली तो यही तरीका है। नॉर्मली ये हो रहा है, हाँ, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक आ रही है, इसमें मिस्टेक क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट मैसेज करेंगे, एक टेम्पलेट हाँ, बनाएंगे, वही सब कुछ आ रहा था। 5-5 मिनट के बाद वो सेंड करेंगे। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो डायरेक्ट 10 लोगों को सेंड कर और देते फिर हैं, बंद हो जाती है डायरी। ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन भी गया, सेल्स नेविगेटर भी गया, सस्पेंड हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ डिफरेंट काम करती है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन वीपीसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एजेंसी है ना, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप उनको कैसे इंटरेस्टेड फील करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, इंटरेस्टेड फील करवाते हैं ऑफर के थ्रू। ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि 80% काम करती है ओवरऑल फ्रेमवर्क की। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहता हूँ टॉप्स फ्रेमवर्क, अब टॉप्स फ्रेमवर्क ऐसी चीज़ है जिसमें 80% रोल ऑफर का है। ठीक है। लेट्स अज्यूम ऑफर बनाते हैं ना हम, ऑफर बनाए आप। ऑफर मैंने क्या है? आपको सर्विस दे दी ना, अमेजोन पीपीसी की हाँ, सर्विसेज में देता हूँ। हाँ, ये तो समझ लो कि सभी आजकल ये करेंगे, उनको क्लाइंट चाहिए और हाँ। सब मशवरा देते हैं लिंक्डइन। आप उससे आगे की एक बात बता रहे हो ना कि अब हमें बंदे चाहिए, तो मैं क्या ऑफर बनाऊँ? आपकी ऑफर, अब सबसे पहले ऑफर को समझ लेते हैं, ऑफर हाँ, होती क्या है। सही है। उसके बाद बनाने पे आते हैं कि वो बनती कैसे, हाँ, क्योंकि अक्सर अगर मैं कह दूंगा ये ऑफर है, आपको ये होगा कि ऑफर एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, ऑफर काइंड ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, ठीक है, अल्टीमेट आउटकम जो उसको आप दे रहे हैं। एक बंदा है, आपका क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे पीपीसी सर्विसेज चाहिए, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ठीक है। वो बोलेगा मुझे सर्विसेज चाहिए, आप बोलेंगे मैं आपको अमेजोन पीपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आपकी एक कॉस्ट डाउन हो जाएगी। आप सिंपल नॉर्मली ऐसे ये कहते यही हैं, करेंगे। नॉर्मली लोग भी यही या करते हैं। नॉर्मली करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर हाँ, पीपीसी लास्ट 10 years और 15 years, हाँ, और वी हैव पिच 5000 करते हैं और डायरेक्ट। 5000 कस्टमर्स हमारे पास है, हम वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देते हैं। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नॉर्मल यही हाँ, होता है। और नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हम आपको पीपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज हो हाँ, जाएंगी, ये कॉस्ट डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो हाँ, जाएगा, इस ये तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑफर इतनी सिंपल होनी चाहिए और इतनी वो इजी होनी चाहिए सेल करना कि वो बोले कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, ठीक है। अब ऑफर क्या है? ऑफर काइंड ऑफ प्रॉमिस है, प्रॉमिस, और उसमें मैं कहता हूँ रिजल्ट, और उसी में मैं कहता हूँ नंबर ऑफ डेज, और उसके साथ गारंटी, ठीक है, ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई विल, या यू विल गेट, या यस, यू गेट, इस हाँ, तरह स्टार्ट लिया, ये है प्रॉमिस, ठीक है। ठीक है, अब उसके साथ रिजल्ट अटैच किया कि यू विल गेट इतने परसेंट ऑफ सेल्स, या यू विल गेट इंक्रीज इन इतने परसेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोले डेज, के इन नंबर ऑफ डेज में, विद इन 90 डेज, विद इन 60 डेज, या विद इन 30 डेज, इतने नंबर ऑफ डेज में, और मनी बैक गारंटी, और वी विल वर्क फॉर फ्री अंटिल यू गेट रिजल्ट्स, ठीक ठीक है। है, अब ये ऑफर काइंड ऑफ ऑफर का फ्रेमवर्क बन गया कि ऑफर काइंड ऑफ प्रॉमिस है, जिसमें मैं प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ? रिजल्ट्स, सही ठीक है, है। अब वो रिजल्ट्स कैसे प्रॉमिस कर रहा हूँ? जिसमें उसको बेनिफिट हाई मिले, सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े। कि मैं फॉर एग्जांपल किसी को कहता हूँ यू विल गेट 10 clients within 90 days by using TOPS framework without depending on freelance platform, or we will work for free until you get results, ठीक है, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ ऐसी ऑफर बन गई जिसमें उसको ऑफर जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो मिलेंगे, इतने नंबर ऑफ डेज में मिलेंगे, विदाउट डिपेंडिंग ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है।
कोई सेक्रीफाइस या कोई एड स्पेंड कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, और वी ठीक है। विल वर्क फॉर फ्री और मनी बैक गारंटी। अब ये ऐसी ऑफ़र होती है जिसमें नॉर्मली के लोग कहते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड फील करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू मैं जेनरिक बोल दूँ भाई आपको क्लाइंट मिलेंगे, वो लेकिन बोलेगा ये भी तो कितने। कॉपी पेस्ट ही होगा इन द एंड। नहीं, ये चीज़ काम करती है डिफरेंट वेरिएशंस में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑफ़र आपकी जो है ना, वो ऑफ़र हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना, अगर एक स्टेटमेंट के तौर पे किसी को मैसेज में, डीएम में, ईमेल में, कहीं भी जब मैं उसको ये बात कर रहा होता हूँ, तो उसमें अक्सर ये होता है कि रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक ऑफ़र है। का ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन लाना, सही। ठीक है, जिसमें अगर मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ और वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद उसी चीज़ को जब मैं पिच कर रहा हूँ, उसके बाद वो बोलेगा ठीक है कन्वर्ट हो गया। सही। लेकिन कहीं कहीं वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहीं पे वो आई एम इंटरेस्टेड बोल ही नहीं रहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा या तो मैं उसको चेंज करूं, डिफरेंट वेरिएशंस बनाऊं, या तो मैं रिकंसीडर करूं अपनी ऑडियंस को कि शायद मेरी ऑडियंस सही नहीं है, शायद मैं लो टिकट क्लाइंट की तरफ जा रहा हूं जो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं ऑफर दे रहा हूँ ना $20,000 की सेल्स, हाँ। $50,000 की सेल्स, उसके अगेंस्ट अगर मैं उससे कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे $5,000 पर मंथ पे करेगा और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो फंस गया। वो फंस गया। यहाँ पे टारगेटिंग भी बहुत मैटर करती है ना, क्योंकि जब आप ऑफर, मैंने बोला टारगेटिंग, ऑफर जब आपकी बन रही है ना, आपकी टारगेटिंग की बेस पे बन और रही है। उसको सेगमेंटेशन करने पड़ेंगे, कस्टमर की हाँ, सेगमेंटेशन पहले बनानी पड़ेगी। क्या सेगमेंटेशन में ये जियोग्राफिकल देख ले कि अगर हो सकता है किसी पाकिस्तानी को मार रहा है, तो वो तो बोलेगा भाई $5,000 की तो मैंने लॉन्च की है, तो कहाँ से आ गया। ऐसे ही है यही चीज़। तो यही चीज़ मैंने जब बोला एड्स जब चलाते हैं या हम लोग मेंटल पिक्चर एक बनाते हैं कि कस्टमर की ये होनी चाहिए, उसमें ये भी चीज़ आती है कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। एक चीज़ इसमें एक फैक्टर ये वाला। दूसरा फैक्टर ये कि उस जिस मार्केट में आप जा रहे हैं गैप कैसा है। फॉर एग्जांपल नीशेस हैं, बिजनेस नीशेस हैं कि आप अमेज़ॉन के ब्रांड्स को सर्व कर रहे हैं, उनसे सर्व जो क्लाइंट्स हैं उनको आप हंट कर रहे हैं, वो मे बी किसी ना किसी कैटेगरी में सर्व कर रहे हो, ब्यूटी में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, उसमें भी सेगमेंट्स हैं, बिजनेस नीशेस है ना, उसमें भी स्किन केयर हो गया, या स्पोर्ट्स में बात करें फिर फिटनेस हो गया, इस तरह की जब आप उसको सर्व कर रहे हैं तो उसमें आप कहते हैं कि ठीक है इसमें अगर मैं जा रहा हूँ तो देखें ओवरऑल सेगमेंटेशन जो है अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। बंदा कैसा है और इनकी सेल्स कैसी है, ठीक है, हमें आइडिया एक हो जाता है उसके बारे में। लेकिन सेगमेंटेशन की भी तो कोई फिर आपकी कोई आउटलाइंस होगी ना, क्या ये पहले जियोग्राफी देख लें, फिर उसकी डेमोग्राफी देख लें, या फिर उसकी चीज़ें देख करें। मिसाल के तौर पे पहले तो मुल्क देख लें, अब उसके बाद उसकी उम्र देख लें। अब 18 साल का बच्चा है तो फिर मेरे नहीं ख्याल को $50,000 या हाँ, $5,000 की अगर हम बात करते हो दे दो। उसके बाद फैक्टर देख लेते हैं कि वो उस इंडस्ट्री से रिलेट भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके भी कोई हमारे पास ब्रेक डाउन है। इसमें ओवरऑल अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ ना, इन जनरल पर्सोना बिल्ड होता है, पूरी एक्सरसाइज है वो तो, ठीक है। कि अगर एक बंदा करना चाहता है कि एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए, वो आईसीपी करे, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है, और सही। कस्टमर पर्सोना बिल्ड कर ले। कस्टमर पर्सोना की ये कंप्लीट शीट बनती है, उस शीट में वो सारी चीज़ें, वो जो डेमोग्राफिक हैं, साइकोग्राफिक हैं, या बिहेवियर है ओवरऑल, वो सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो उसके बाद एक आइडिया आ जाता है कि ये बंदा। एक आइडिया दे देना आप कि यार ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें मुझे याद है। मोटी चीज़ें ये होती हैं कि एक मैसिव पेन होना चाहिए उसका, कि सेल्स है फॉर एग्जांपल, मैसिव पेन सबसे मोटी चीज़ जो मेजर, जो ठीक हम है। ऑफर में भी इंक्लूड करते हैं, कि अगर उसका सेल्स मेन पॉइंट है ना, पेन पॉइंट है, जो मेजर पेन पॉइंट है, वो मेजर पेन पॉइंट अगर सेल्स है तो वही चीज़ हम उसको ऑफर में भी बताते हैं। ठीक है। सेकेंडली उसका जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर है, कि वो हाई टिकट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम ऐसे बंदे की तरफ जा रहे हैं और ऐसी ज्योग्राफी में जा रहे हैं जहाँ वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सेकंड फैक्टर ये। तीसरी चीज़, हम ऐसी बिजनेस नीश में जाएं जिनमें गैप हो। गैप कैसे, कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फिटनेस
ऐसी चीज़ है जो शायद एवरग्रीन चलती रहे। सबको फिटनेस के प्रॉब्लम होते हैं और सबको फिटनेस की नीड है कि लेट्स अस्यूम नीड। इसको इस तरह से करें ना, ताकि एक हमारी हायरार्की बनती रहेगी ना। हम्म। हमने एक सर्विसेज रखी है, मुझे सर्विसेज देनी है अमेजोन पीपीसी की हाँ सर्विसेज, ठीक है। तो उसको उस हायरार्की से लेके आएंगे ना। हाँ तो कि हमारी बात समझिए, आपने कहा फिटनेस फिटनेस में जैसे हाँ आपने भाई मैं अमेजोन की पीपीसी की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैंने फाइंड आउट किया कि इनको एक अच्छा फिटनेस का बंदे का पीपीसी का बंदा नहीं मिलता है, फिटनेस की उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ। फिर उसके बाद अब इस तरह से करेंगे ना, तो मुझे भी समझने में आसानी होगी आई थिंक, हम्म। क्योंकि वो इस तरह से आ जाए, ठीक है इस तरह से कि मैं कहता हूँ टारगेटिंग, आप टारगेटिंग। टारगेटिंग कर रहे हाँ हैं। अब मैं कहता हूँ फिटनेस, फिटनेस आप कह रहे हैं, फिटनेस से रिलेटेड अब रिसर्च हाँ, करते हैं। फिटनेस से रिलेटेड मैं अमेजोन पीपीसी की हाँ सर्विसेज दूंगा। आप सर्विसेज देंगे फिटनेस हाँ। रिलेटेड देंगे। आप ऑफर भी अगर दे रहे हैं ना किसी को, अगर आप क्लाइंट भी हंट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इनको सर्व कर रहा हूँ, मेरी ये टारगेट ऑडियंस है जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ, कि ठीक आई है हेल्प फिटनेस ई कॉम ब्रांड्स या फिटनेस अमेजोन ब्रांड्स इन ठीक है। फिटनेस कैटेगरी या इन फिटनेस नीश। आप इस तरह स्टेटमेंट अपने लिख रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे या कहीं भी। सही। अब वो फिटनेस से रिलेटेड हमने पहले डिस्कस कर लिया, रिसर्च कैसे करते हैं। वही रिसर्च रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम या फिटनेस रिलेटेड उस नीच से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिसर्च आएगी, डेटा आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। सही। सही है। फिर सेकंड चीज़ पेन पॉइंट। अब पेन पॉइंट अमेजोन बीपीसी में ओवरऑल देखना है, वो लाजमी नहीं है फिटनेस में ही देखूं। वो मैं बोलूँगा कि शायद पेन पॉइंट उनका ये भी हो कि एकॉस, कि उनको अपनी एकॉस डाउन करनी है। सही। एक पेन पॉइंट शायद ये भी हो कि उनको सेल्स चाहिए, कि वो शायद एक्सटर्नल ट्रैफिक पे रिलाई कर रहे हो लेकिन उनको ओवरऑल सेल्स चाहिए। एक पेन ठीक पॉइंट है। ये भी हो सकता है। फिर आपने ये देखना है कि इसमें जो प्रायोरिटी है ना उस पेन पॉइंट को किसको देनी है, एकॉस को देनी है या सेल्स को देनी है, किसको सही। देनी है। ठीक है। जब आप ओवरऑल देख रहे हैं मेरी ऑडियंस में सबका पेन पॉइंट सेल्स हैं, सेल। सेल्स चाहिए, तो आप जब स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी प्रोफाइल में ऑफर रिलेटेड कि आई हेल्प अमेजॉन ब्रांड्स या ई कॉम ब्रांड्स, इस तरह की स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आप सिंपल फिर सेल्स को मेंशन करते हैं, ठीक सेल्स है। को मेंशन करते हैं, या एक कॉस्ट को, इतने टारगेटेड है कॉस्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको मेंशन करते हैं। फिर एक आ जाती है चीज़ अफोर्डेबिलिटी वाली। अब ये वेरी करेगी, ये किसी रिसर्च से आइडिया नहीं होगा, ये आइडिया होगा आपके पास खुद से जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ मेरा हाई टिकट अगर क्लाइंट है ना, वो इतना होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे बंदों को टारगेट कर रहा हूँ जिनकी सेल्स ही एटलीस्ट $20,000 से स्टार्ट हो रही हैं और मेरा ऑब्जेक्टिव है 50,000 पे लेके जाना। ठीक है। ठीक है। फिर वो क्या होगा, शायद आपको 5,000 पे ही अफोर्ड कर लें। सही। मिनिमम क्राइटेरिया आ गया ना आपके पास उसमें, कि ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा मेरी ऑडियंस रिलेटेड। फिर इस तरह आगे, इसके बाद फिर ऑफर पे आते हैं वो। फिर उसके बाद ऑफर में, फिर उसके बाद ईमेल, हाँ फिर कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद हाँ। कम्युनिकेशन उसके से। बाद आ जाती है ऑफर, ठीक कि है। अब मेरे पास ये रिसर्च है ना, पिन पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब मैं ऑफर, अब मैं कहता हूँ स्टारविंग क्राउड, ठीक है। वो लोग जिनको नीड है मेरी सर्विसेज की। अब मैं अपनी टारगेटिंग वाली वो रिसर्च लेके जाता हूँ अपने माइंड में, अपने पास पेज पे बनी हुई है। अब मैं अपनी ऑफ़र लेके मार्केट में घूमूंगा ठीक है। कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, इस तरह। ठीक हाँ। है, कि ये मेरी ऑफ़र है, मेरे पास है। अब वो ऑफ़र क्या है आपके पास, आई हेल्प अमेजॉन ब्रांड्स इतने % ऑफ टारगेटेड अक्रॉस, इस तरह हो जाएगी विद इन 90 डेज बाय यूजिंग मेरा वो फ्रेमवर्क। आपने कोई यूनिक नाम दे दिया उस फ्रेमवर्क सही। को, और मनी बैक गारंटी, और वी विल वर्क फॉर फ्री अनटिल यू गेट रिजल्ट्स। अब इस ऑफ़र में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएशंस बनाते हैं। ठीक है। हम बोलेंगे वेरिएशन बना लें, शायद एक ऑफ़र हमेशा काम भी नहीं करती। हम लोग कहते हैं वेरिएशन ही बनाओ, कि अगर आप एक बंदे को बार बार प्रॉमिस कर रहे हैं, हर किसी को वही प्रॉमिस कर रहे हैं जो ऑफ़र है आपकी, ठीक है। जब आप वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो शायद हर कोई आपसे वो बाय ना ना करे करे। या उसका कन्वर्जन रेट कम हो। हाँ, डेफिनेटली फिर सी बात है। आप क्या करेंगे, आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है। रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड ये होता है हम महीने में 2-3 ऑफर्स चेंज करके बनाएं। कि ठीक है। कहीं हमने बोल दिया वी विल वर्क फॉर फ्री अंटिल यू गेट रिजल्ट्स, या कहीं हमने ये बोल दिया मनी बैक गारंटी, सही है। कहीं हमने कोई बोनसेस ऐड कर दिए, कहीं हमने कुछ और कर दी। अब एक एग्जांपल ये भी दूंगा कि अक्सर आपने ये देखा होगा कोर्स सेलर्स को,
कोचेस को। बिल्कुल ठीक क्या है। होता है उसमें, ये होता है कि वो अक्सर क्या करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लिस्ट डाउन करते हैं उसमें इतने वर्थ ऑफ वैल्यू, इतने वर्थ ऑफ वैल्यू मिलेगी, इतने वर्थ ऑफ बुलेट पॉइंट्स बने होते हैं कि इतने वर्थ ऑफ वैल्यू, इतने वर्थ ऑफ वैल्यू, फिर टोटल करते हैं तो वो बनती है 20,000 वर्थ ऑफ वैल्यू। हाँ, फिर उसको क्रॉस करके बोलते हैं ये आपको मिलेगी सिर्फ इतने में, ऑफर है ये, ये ठीक भी है, ऑफर है। हाँ, ये भी ऑफर है। लाजमी नहीं कि वो एक स्टेटमेंट ही ऑफर हो। अब एक बंदा अमेजोन वीपीसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो क्लाइंट के पास जा रहा है, वो अपना मैसेज दे रहा है उसको, उसने वो स्टेटमेंट में बता तो दिया उसको, लेकिन जब उस क्लाइंट बोलेगा ना आई एम इंटरेस्टेड उस स्टेटमेंट के थ्रू, फिर वो क्या करेगा, उसके थ्रू वो बोलेगा कि ये चीज़ आपको मैं ये दे रहा हूँ, ये भी है मेरे पास, ठीक है। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, वो बोलेगा ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो इतने वर्थ ऑफ वैल्यू है। फिर वो बोलेगा आप प्राइस बताएं इसकी क्या है। ठीक है। अब ये तो $20,000 है, ये सिर्फ $4,000 में बनेगी। वो ठीक बोलेगा है। आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा नुमान भाई, एक बात बताएं, आप प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, अब हम जैसे बात कर रहे थे टारगेटिंग हम कर लें, उसके अकॉर्डिंग ऑफर बनाएं। ठीक फिर है। अब प्रॉस्पेक्टिंग होती है कि मैं जा रहा हूँ मार्केट में ऑफर लेके कि ये मेरे पास ऑफर है, अमेज़ॉन वीपीसी की एजेंसी हूँ, सेलर्स या ब्रांड ओनर्स के पास जा रहा हूँ, ये मेरी ऑफर है। अब प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली। अब ठीक है। प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग क्या है कि मैं कहता हूँ कि क्लाइंट ढूंढने हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि मैं पहले क्लाइंट ढूंढ लूँ। सही। लोगों को उनके क्लाइंट के बारे में पता ही नहीं है ना, ऑफर रेडी है, कुछ भी रेडी नहीं है, और वो पहले क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। प्रॉस्पेक्टिंग इज काइंड ऑफ समथिंग कि मैं कहता हूँ क्लाइंट ढूंढना, उसको कहते हैं फाइंड आउट आइडियल क्लाइंट्स, टू फाइंड आउट आइडियल क्लाइंट्स, सही। ठीक है, ये है। लेकिन वो ढूंढेंगे कैसे? अब इसमें भी मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं मेथड्स को कैटेगराइज करता हूँ तो इसमें इनबाउंड है, आउटबाउंड है। अब ये जो हम लोगों की डिस्कशन हो रही है, एक B2B रिलेटेड और दूसरा आउट ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म रिलेटेड। ठीक है। अब इसमें भी आउटबाउंड और इनबाउंड। इनबाउंड क्या है कि एक बंदा है वो मेरे पास खुद आ रहा है कन्वर्सेशन करके, एक बंदा है अगर मैं उसके पास जा रहा हूँ वो आउटबाउंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये दो कैटेगरीज हैं। अब मुझे डिसाइड करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि अब मुझे इसमें से प्रेफर कौन सी करनी है, आउटबाउंड प्रेफर करनी है या इनबाउंड प्रेफर करनी है। ठीक है। हाँ जैसे अगर मैं ले लूँ, इनबाउंड ले लेते हैं। हाँ। आउटबाउंड में तो आसान है ना, जिसमें हमें ईमेल्स मारनी होंगी। इनबाउंड ले लेते हैं, मुझे इनबाउंड मुश्किल लग रहा है इस वक्त करंटली। इनबाउंड नॉर्मली जो मेथड्स काम करते हैं इनबाउंड में भी, कंटेंट मार्केटिंग कॉमन मेथड है। ठीक है। एक मेथड कॉमन मेथड कंटेंट मार्केटिंग का है, दूसरा मेथड कॉमन मेथड वो SEO का है, लोग SEO भी करते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग मैं प्रेफर करता हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग क्योंकि मैं वर्ड्स के थ्रू लिखना जानता हूँ इसलिए मैं कंटेंट मार्केटिंग प्रेफर करता हूँ और उस पर रिजल्ट्स भी आते हैं। लोग SEO भी प्रेफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप कहते हैं मैं इतनी ऑप्टिमाइज़ करवा लूँ कि खुद ही लीड्स आए, ठीक ठीक है। है। लेकिन अगर आपके पास, आप कहते हैं कि कोई प्रोफाइल्स हैं, अच्छी प्रोफाइल मतलब बिल्ड हैं वो प्रोफाइल, सोशल लिंक्डइन की मीडिया हो गई, प्रोफाइल, हाँ। सोशल मीडिया की, ठीक है। लिंक्डइन की हो गई, फेसबुक की हो गई, या इवन जो भी आपके टिकटॉक वगैरह है, जितने भी प्रोफाइल वो इतनी ऑप्टिमाइज हो या उस पर इतना कंटेंट, अल्टीमेटली फिर कंटेंट ही वर्क करता है उस पर भी, कि वो इतनी ऑप्टिमाइज हो, उस पर इतना कंटेंट पोस्ट हो कि ऑटोमेटिकली लीड्स आए, ऑर्गेनिक लीड्स। और फिर एक इनबाउंड का मेथड ये भी होता है, उसमें पेड एड्स, उसमें पैसा लगाना पड़ता है कि फिर इनबाउंड आएंगी कि वो खुद बंदा आ रहा है आपके जनरल। पास, ठीक है। ठीक है। इनबाउंड के फिर इस तरह मल्टीपल मेथड्स आ जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें आपका फेवरेट कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अच्छा, आपको अभी इनबाउंड पहले थोड़ा सा आउटलाइन आउटबाउंड की ले लें, फिर हम डाइव इन करते हैं। हाँ। आउटबाउंड की आउटलाइन दे दें आप मुझे। आउटबाउंड में नॉर्मली जो मेथड्स काम करते हैं वो ये है कि एक DMs के थ्रू लोग मैसेज करके DMs करते हैं, कुछ होते हैं वो टेक्स्ट मैसेजेस भी करते हैं,
ठीक ये है। हमारे यहाँ टेक्स्ट मैसेज का इतना दौर नहीं रहा, अभी व्हाट्सएप आ गया इसलिए। वैसे टेक्स्ट मैसेज पे भी जाते हैं लोग। नॉर्मली मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था, वो टेक्स्ट मैसेज पे भी रिलाई कर रहे थे। सही। फिर कुछ ईमेल्स के मेथड हैं कि कोल्ड ईमेल्स लोग करते हैं। फिर कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं कि मैं कहता हूँ कि कॉल्स कर लें, कोल्ड कॉल्स, ठीक है, इस तरह के, ये आउटबाउंड में। ठीक है। फिर इनमें सोर्सेज डिफरेंट हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डीएम्स कर रहा हूँ या ईमेल्स कर रहा हूँ ना, फिर सोर्सेज डिफरेंट हैं कि अगर मैं ईमेल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँ। हाँ, ईमेल हो गई हमारे पास कॉल कोडिंग हो गई है, और तीसरा आपने बताया क्या कि हम उसको टेक्स्ट मैसेज करें, करते हैं। ठीक है। हाँ, कि डायरेक्ट एक टेक्स्ट वो वो नंबर पे बात ही शायद टेक्स्ट। मैंने डिस्टर्ब कर दी सर, मैं खुद रिवाइज कर रहा था, मैंने बोल दिया आप कंटिन्यू करें, या हाँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया बीच में, लगता है भूल नहीं, गए। अगर मैं बात करूँ ना हाँ उसकी, डीएम्स की, एक डीएम्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, तीन हाँ, हमारे पास तीन तीन मेथड। मेथड आ गए। कॉल्स आ गई, ठीक है, ठीक है। चौथा मेथड। ठीक है। ये कॉल। चार नॉर्मली मेथड्स काम करते हैं। अक्सर आपने यहाँ कराची में देखा होगा, ज़्यादातर कॉल्स चलती है। हाँ। सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह वो कॉल्स पे रिलाई करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। हाँ, टाइम सेविंग है, अच्छा एक्सेंट चाहिए उसके लिए, नहीं, लेकिन रिजल्ट हाँ, रिजल्ट भी आ मैं जाता है इसमें। नॉर्मली, हाँ, टाइम सेविंग भी है, अच्छा एक्सेंट भी चाहिए, इंग्लिश अच्छी हो। हम्म। बट अगेन, और सिंपली अगर मैं हम्म। पढ़ती भी बहुत हैं उसमें, कि जब हम डायरेक्ट उनके नंबर हाँ। पे कॉल कर रहे होते हैं, कंपेयर टू डीएम और ईमेल्स के, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ईमेल्स और डीएम्स। रिकमेंडेड अप्रोच भी एक बिगनर के लिए यही है, डीएम और ईमेल करे वो। सही है। ईमेल का तरीका, फिर ईमेल से निकालेंगे हम। हाँ, ईमेल्स के अब यहाँ पे आ जाते हैं सोर्सेज, कि आप पहले कह रहे थे ये तो थे मेथड्स, अब इसमें सोर्सेज हैं। अब सोर्सेज मल्टीपल हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लिंक्डइन के जो सर्च रिजल्ट्स हैं, कि किसी को सर्च किया कीवर्ड के थ्रू, सीईओ सर्च किए, उनको स्क्रैप कर लेते हैं कि वहाँ से ईमेल्स फाइंड आउट कर ली, प्रोफाइल से निकाल ली। कुछ लोग होते हैं कि वो सोशल मीडिया पेजेस पे जाते हैं, वहाँ पे देखी कोई ईमेल मेंशन तो नहीं है। उठा ली। कुछ लोग होते हैं वो ये करते हैं कि वेबसाइट पे गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई ईमेल मिल गई अगर, वहाँ ठीक से है। फाइंड आउट कर ली। अगर इस तरह के मैं सोर्सेज की बात करूँ तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, और अगर मैं लिस्ट डाउन करने पे आऊँ तो 50+ सोर्सेज हैं, जिसमें मैं बता सकता हूँ कि ये इस तरह ईमेल्स निकल निकल सकती सकती है। है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो इसमें बेसिक जो मेथड्स हैं, जो अगर मैं बोलूँगा, वो ये कि वेबसाइट से बंदा निकाल सकता है, सोशल मीडिया पेजेस से निकाल सकता है, लिंक्डइन से निकाल सकता है, इस तरह स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। बट अगेन 50+ मेथड्स होते हैं नॉर्मली। स्क्रैपिंग भी है उसमें, हाँ, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आते हैं। हाँ, ऐसे ही गूगल है। मैप की भी होती है, गूगल मैप से गूगल आप मैप की भी वो भी नॉर्मली लोग वहाँ से भी निकल आता फाइंड है। आउट करते हैं। और और बहुत। इवन अक्सर लोगों ने मेंशन किए होते हैं अपने अबाउट वगैरह में। इवन एक मेथड जो नॉर्मली लोगों ने मेंशन भी किया होता है, एक जगह मैंने देखा भी था, वो यूट्यूब के थ्रू भी स्क्रैपिंग करते हैं, यूट्यूब की अबाउट में जाते हैं, वहाँ से भी फाइंड आउट करते चलो, हैं। अच्छा नुमान भाई, हम करते हैं ईमेल मार्केटिंग पे थोड़ा डिस्कशन, राइट। हम्म, मैं कहता हूँ कि यार ईमेल मार्केटिंग मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अगर मुझसे पर्सनल पूछेंगे ना, एक तो इसमें आपको ना पढ़ा लिखा लड़का चाहिए होता है, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसमें अभी हम करते हैं लिंक्डइन लिया, सेल्स क्यूएल लिया, सेल्स क्यूएल पे आप वो क्यूरी करते हैं, वो सारा ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लाते हैं। उसमें आपके दो, अगर आउटबाउंड वे के दो तरीके देते हैं, तो आप उसको कॉल कर लें, जैसे आप और या फिर हाँ, आप उसको ईमेल कर लें। ईमेल क्या होता है कि ईमेल तो बहुत आसान है, ईमेल उठाई और आपने मार दी। उसमें भी आपके पास मेल चैम्प है, जोहो है, कंटेंट कांस्टेंट है, उसमें आप बल्क भी उठा के आप डाल सकते हो। बस मेक श्योर कि सेल्स और इन्फो, कॉन्टैक्ट का, सर्विसेज के, इस तरह की ईमेल आईडी ना हो। ईमेल आईडी हमेशा होनी चाहिए पर्सनल नेम पे, तो ब्लॉक नहीं करते। अगर आपने उसमें इन्फो, सेल्स, या फिर अगर आपने कोई ऐसा ईमेल आईडी डाला है जो कि इररेलेवेंट से प्राइवेसी पॉलिसी से, तो वो देख लेते हैं कि यार इसमें स्क्रैपिंग है, तो वो बस उनके सॉफ्टवेयर को ही ना पता चलना चाहिए स्क्रैपिंग। हमने उसमें बल्क मारा, 100 ईमेल मारे तो आ जाता है 1000 ईमेल। तो इसके अलावा भी कोई और तरीका है जिसमें, इसमें मैंने देखा गूगल मैप से भी निकली। मैंने थोड़े दिन पहले रिसर्च करा था, तो एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया, $25 का था, जी मैप लीड्स के नाम से था वो सॉफ्टवेयर। अगर कोई यूज़ करना चाहे, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो वो वो स्क्रैपिंग कर रहा है, स्क्रैपिंग करके दे रहा है और कितनी बेहतरीन लीड्स कर। निकाल के दे रहा है। यार बेहतरीन। अब जैसे मुझे मैं गूगल पे जाऊँगा, एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग लिखूँगा और उस पर लिख दूंगा। असल में उसको बहुत बहुत उसका अच्छा है ही कि जैसे स्टेट नहीं लिखते, स्टेट के भी उनके बहुत सारे, जैसे सिंध, कराची के अंदर भी हाँ, जैसे हैदराबाद है,
तो मैं डालूंगा कि भाई पहले हैदराबाद के ला दे, फिर सिंध के ला दे, हम्म, तो वो सिंध के अंदर जितने भी उस कीवर्ड के अंदर होंगे वो निकाल के लाएगा, हाँ। तो वो निकाल के लाता है। अच्छा, यहाँ आपकी एक चीज आ गई वो वाली, जो सेगमेंटेशन। आप कह रहे थे ना कि हम इतनी रिसर्च क्यों करें, हाँ कि मेरे प्रॉस्पेक्ट के बारे में मुझे इतना क्यों पता हो, हम डायरेक्ट हाँ उसको जाएं फाइंड आउट करें और क्लोज कर दें अगर हाँ मेरी क्लोजिंग स्किल अच्छी है। तो हाँ अब यहाँ चीज़ वो आ जाती है, जैसे अगर मैं टूल, जैसे एक तो टूल आपने बताया, दूसरा टूल अगर फॉर एग्जांपल snop.io की बात करता हाँ, हूँ, चले ठीक है। snop.io में फिल्टर्स लगते हैं लीड्स के। सही। लीड्स के फिल्टर्स लगते हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ मैं लगाऊंगा ज्योग्राफी, वहाँ मैं लगाऊंगा कि मेरा प्रॉस्पेक्ट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमेजोन वीपीसी वाले क्लाइंट्स हैं, हाँ ठीक है, अमेजोन वीपीसी वाले क्लाइंट्स की मैं देखूँ शॉपिफाई वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है। सही है। क्लेवियो यूज़ कर रहा है, मेल चिम्प यूज़ कर रहा है, कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक तो नहीं ला रहा, ठीक है। इस देखिए, तरह की जब वो मेरे पास टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम आ जाएगा और मेरे पास सारी रिसर्च होगी, तो यहाँ पे वो यूज़ होती है असल में। वो भी ईमेल पे ही चल रहा होता है। हाँ, snop.io टूल है, स्क्रैप करेगा, लेकिन वहाँ आपसे वो लीड फिल्टर मांगता है। वो आपसे फिल्टर इसलिए मांगता है, वो आपसे पूछता है कि आपको जो क्लाइंट चाहिए ना, जो आपको लीड्स चाहिए, वो किस किस्म की चाहिए। एक तो है ना, मैं जनरली बोल दूँ सारी ईमेल्स दे दो, मैं तो सबको पिच कर सकता हूँ। हाँ वो नहीं है लेकिन एक मेरा प्रॉस्पेक्ट अगर स्पेसिफिक होगा, तो मुझे पता होगा कि इस रीजन का है और ये चीज़ें हैं, तो मैं उस लीड फिल्टर्स में जाऊंगा सिंपल, और लीड फिल्टर्स में जाके उसके क्राइटेरिया डाल दूंगा, जितने भी सही। होंगे, जितने भी मैंने माइंड में रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा रिजल्ट्स। उसको निकालें आप स्क्रैप करके, उसकी ईमेल्स आ जाएंगी, एंड देन उनको ईमेल सेंड करनी है। इतना महंगा इसको सॉफ्टवेयर कहते है। हैं, ये मेरे ख्याल में $30 का है, थर्टी सही है। फोर्टी डॉलर पर मंथ है। इसको अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग टर्म में बोलता हूँ ना, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है लिस्ट मेंटेन करना। यही स्क्रैपिंग वाली चीज़ आ गई, हम्म। कि मेरे पास पहले लिस्ट हो, रीच आउट तो मैं कर लूँगा, लेकिन लिस्ट होगी कोई 1000 के करीब लिस्ट हो इनिशियली, रिकमेंडेड भी यही है। क्योंकि 1000 मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर ये होता है ना खराब कि डेटा होता है इसमें कुछ थोड़ा सा एबनॉर्म। खराब वाला इशू, वो तो वेरीफाइड होनी चाहिए। अब यहाँ एक और पॉइंट आ जाता है हाँ कि वेरीफाइड तो होती है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है कि जिसमें वो निकाल देता है, कुछ इशू रहता है उसकी ईमेल आईडी पे, कभी कभार डिलीवर नहीं हो रही होती है, हाँ, अगर उनका यहाँ सर्वर पे, डाउन अगर होता है। यहाँ पे हमें वेरीफायर यूज़ करना चाहिए। एक्सटेंशन होती हैं, मिलियन वेरीफायर के नाम से भी एक एक्सटेंशन है, बहुत सारी मिल जाती हैं, ईमेल वेरीफायर, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करना इसलिए नेसेसरी है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे, अगर आप स्पेशली डोमेन ईमेल यूज़ कर रहे हैं ना अपनी, तो आपकी डोमेन उड़ जाएगी। डिलीवरेबिलिटी के इशू होंगे कि आपकी ईमेल डिलीवर नहीं हो रही। इंटरनेट को ये सिग्नल जाता है, अमेज़ॉन को ये, गूगल को ये सिग्नल जाता है कि ये ईमेल डिलीवर नहीं हो रही, कि हाँ ये बार बार सेंड कर रहा है, डिलीवर नहीं हो रही। गूगल को सिग्नल जाता है ये स्पैमिंग कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है, वो आपकी ईमेल उड़ा देगा। वो उसी वो बंद कर देता है। उसी वक्त बंद कर देता है। हाँ रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये, अब उसका अल्टरनेट क्या, उसका अल्टरनेट ये होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि हमें सिंपली बर्नर डोमेन लेनी चाहिए। बर्नर डोमेन क्या होती है कि हमें एक्स्ट्रा डोमेन हो, उड़ जाए तो कोई इशू नहीं फर्क है, ना है हमें, ठीक या है। वो स्पैम में भी चला जाए, ब्लैक लिस्ट में भी चला हाँ, जाता है, हमें कोई फर्क। इशू नहीं है उसके लिए। तो अक्सर इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं 5-6 डोमेन पाई कर लेते हैं, 5-6 डोमेन ऐसे के .io, .net, इस तरह की 5-6 डोमेन्स और ले अपनी लेते हैं। कंपनी के नेम से, जैसे डॉट हाँ, नेट ले लिया, डॉट इन्फो इस ले तरह लिया। वो बर्नर डोमेन कहलाती हैं। वो बर्नर डोमेन होंगी, उससे अगर उड़ भी गई तो कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, सेंड करने की मैनुअल तरीका ही करवा रहे हैं आप, या क्या ये और तरीका भी है? बेहतर है खुद से वो मैनुअल। ऑटोमेट किया जाए, अगर किसी को पैसे लगाने हैं। हाँ अगर महंगा किसी को, बहुत है यार वो तो, महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता बजट चाहिए उसके लिए, है। क्योंकि एटलीस्ट मैं, $500 या $200-300 जेब में हो साइड में, अगर ऑटोमेशन करनी है ईमेल्स की। और नहीं अब, ऑटोमेशन में वो तो सही है कि जो ईमेल वेरिफिकेशन मिसाल के तौर पर स्क्रैप करके ला दी, उसके हाँ बाद भी एक स्टेप आता है बीच के अंदर कि हम उसको वेरीफाई करें, वो हाँ, मैनुअली करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें अगर आप बल्क मारेंगे ना तो सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, वो सॉफ्टवेयर आपको ब्लॉक मार देता है उसी वक्त। नहीं, ऐसे तो नहीं अभी सिनेरियो। अभी मैंने देखा है कि मेल चैम जब शुरू में हम करते थे ना, मेल चैम या उससे,
अभी तो शायद सख्ती कम हो गई है, मैं भी देख रहा था, लेकिन पहले ही होता था कि अगर आपकी 2 भी फेलियर डिलीवरी हो गई, 10 भी फेलियर डिलीवरी हो गई, तो ब्लॉक कर देता था आपको। अच्छा, बट मेल चिम्प शायद आप यूज कर रहे हो, जो कोल्ड ईमेल वाला सिनेरियो है, जो हाँ सेंड होती है ना, हाँ ऑटोमेट होती हैं या वेरीफाई हाँ, होती हैं। नॉर्मली snop.io, hunter.io ये चीज़ कर देते हैं। वेरीफाई करके देते हाँ, वेरीफाई वगैरह, या मिलियन वेरीफायर है, ईमेल वेरीफायर है, ये वो टूल हैं जहाँ वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, वो हो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। मेल चिम्प वगैरह नॉर्मली जो यूज़ होता है वो B2C ब्रांड्स के लिए बेहतर है। मेल चिम्प नॉर्मली जहाँ तक मैंने सही। यूज़ किया उसको, क्योंकि मैं ईमेल मार्केटिंग करता रहा हूँ D2C ब्रांड्स के लिए, तो जहाँ तक मैंने यूज़ किया है वहाँ पे जो मेल चिम्प है या क्लेवियो है, क्लेवियो वो है। D2C के लिए ही नॉर्मली यूज़ होता है जहाँ तक मैंने समझा है। लेकिन जो कोल्ड ईमेल्स के लिए टूल्स हैं ना, वो hunter.io है, snop.io है, ये मल्टीपल टूल्स हैं। ये डिफरेंट टूल्स जो हैं ये रिकमेंडेड हैं कोचेस की तरफ से, क्योंकि सही। जहाँ तक मैंने कोचेस से सीखा है, जितने भी कोचेस हैं वो यही बताते हैं कि इन टाइप ऑफ टूल्स को यूज़ किया जाए कोल्ड ईमेल्स वगैरह के लिए, क्योंकि कहीं भी मैंने ये यूज़ होते नहीं देखा है। कहीं क्लेवियो यूज़ हो रहा है या कहीं मेल चिम्प यूज़ हो रहा है, इस तरह का टूल यूज़ हो रहा है। क्योंकि वो ब्लॉक कर देते हैं ना बार बार। हाँ, उसमें ठीक है। शायद आपको ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन वो इस तरह के टूल्स में केस सामने नहीं आए, snop.io वगैरह की अभी टूल्स। आउटबाउंड पे, अभी हम आउटबाउंड पे चल रहे हैं, आउटबाउंड पे और कौन सा लें? कॉल पे बात कर लें। कॉल पे मैंने कभी एक्सपीरियंस वैसे किया नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया था, बहुत पड़ती हैं कॉल करते हुए, कि वो डायरेक्ट जब आप उनको नंबर पे और इंस्टेंट कॉल कर रहे हो ना, तो वो क्या मैंने उनका तो मूड सही नहीं है, क्या सीन है, कुछ दस भी। साल कॉल सेंटर चलाया, मुझे पता है। हाँ, तो आइडिया होगा आपको अभी भी है, इसीलिए। कॉल सेंटर्स कुछ छोटा मोटा भी है, लेकिन मुझे हाँ, आइडिया है कि उसमें होता है। रीज़न मेरा ये है कि मैं इसलिए कॉल्स पे रिलाय नहीं किया मैंने आज तक, क्योंकि मैं लिख के भेजना जानता हूँ, हाँ, तो इसीलिए। आप टैक्स पे ज़्यादा चलते हाँ, होंगे। मैं ज़्यादातर टेक्स्ट पे चल रहा होता फ़ोन हूँ। से रिजल्ट आता है जैसे, फ़ोन के टैक्स या व्हाट्सअप टैक्स से रिजल्ट आता है? टेक्स्ट मैसेजेस पे रिज़ल्ट आता है। टेक्स्ट आता है। मैसेजेस पे सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि हमें पता नहीं लगता है सीन हुआ है या नहीं हुआ, हाँ, कंपेयर टू नहीं उसका फेसबुक। नंबर कहाँ से आएंगे? जो नंबर फाइंड आउट करते हैं स्क्रैपिंग से, लोग डेटा बाय कर लेते हैं, फाइवर से डेटा बाय कर लेते हैं लोग। नहीं तो वो रैंडम आ गया ना, आपकी इंडस्ट्री का तो नहीं आएगा ना? नहीं, आप क्राइटेरिया है ना आपके पास, जैसे मैं मैंने वही क्राइटेरिया तो बोल रहा अमेजोन हूँ, पीपीसी वाले चाहिए। snop.io वगैरह पे जैसे मैं क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्राइटेरिया वहाँ बोल रहा हूँ तो वही क्राइटेरिया आप लेके जाओ फाइवर पे, ठीक आप है। उनसे बाय कर लो। सर्विस प्रोवाइडर्स लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये लीड्स हैं, तो ये वो हम निकाल प्रोवाइड के दे कर देंगे। सकते हैं। उनको डेटा दो, उनको बोलो कि ये लीड्स मुझे चाहिए, अब अपना रेट बताओ कि आप ठीक है। कितने में दोगे, ये इतने नंबर सही। ऑफ लीड्स। ठीक है, उसमें वो नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं, ईमेल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगेन यहाँ वेरिफिकेशन नेसेसरी है, उसको बताना पड़ता है कि वेरीफाइड ना हुई तो मैं आपको वापस करूँगा, डिस्प्यूट फाइल कर दूंगा, या कि कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको वो बतानी वेरीफाई पड़। करके देंगे आपको। हाँ, वो वेरीफाई हों और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएं, उसका जितना भी जो भी सबूत हैं वो सारे दिखाएं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो आप डेटा यूज़ कर तकरीबन सकते हैं। कितना पैसे चार्ज करते होंगे फाइबर पे, अगर एक बजट बना ले, अपना दिमाग बनाए अपना? बजट नॉर्मली लोग तो भाई ये 50 सेंट्स भी लेते हैं पर ईमेल आईडी? पर 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 में पर लीड में डिटेल आ जाती है, ईमेल भी आ जाती है, फ़ोन फ़ोन नंबर भी नंबर है? भी आ जाता है, फेसबुक प्रोफाइल वगैरह भी आ जाती है, बहुत महंगा सारी नहीं पड़ेगा? चीज़ें। अगर अ, 1000 ले लें तो हमें $500 चलेगा? हाँ, इतना ही हो गया? इतना ही होता है नॉर्मली, लोग इतने में ही बाय करते हैं। हाँ, $500 में हाँ, 1000 लीड्स। तकरीबन इतने में आउटपुट बाय। आता है इतना? आउटपुट आता है इसमें, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ ना, 100 रिजेक्शंस एक क्लोज, 99 रिजेक्शंस एक क्लोज, हाँ। 99 रिजेक्शंस के बाद एक क्लोज होता है, तो आपका आउटपुट है। 99 रिजेक्शन लोगों में तो वो ही नहीं है, सबर ही नहीं है, वो बोलते हैं एक एक रीच आउट करें उसी पे ही क्लोज हो जाए। मुझे एक एजेंसी कहती है कि आप क्या करें, आप डेली एक क्लाइंट ला के दें। मैंने, आप बैठो, आप बैठो, आपको पता चल जाएगा। मैंने, आप बैठो डेली, आपको आइडिया हो जाएगा एक क्लाइंट कैसे मिलता है डेली। मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद के लिए बैठा था, एक दिन बैठा था और मैं एग्जॉस्ट हो गया था, सुबह से लेके रात तक
फिर जाके क्लोजिंग हुई थी। नहीं, यो, टाइम लगता है। टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है उसमें। आप एजेंसी कह रही है डेली एक क्लाइंट चाहिए, मैं ना एजेंसी खोल लूँ फिर। नहीं तो उसको बोलो एडवर्ट चला ले। और वो एडवर्ड नहीं, वो कह रहे थे कि हम लोग एड्स चला रहे हैं, एड्स में हमें लीड्स मिल रही हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप अगर रीच आउट कर रहे हो या अगर आप डीएम्स कर रहे हो एक क्लाइंट पर डे, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, या तो आप पैसे लगाओ और हाँ, मुझे पैसे लीड्स दो। मैंने अगर आप बजट लगाना चाहते हो, दो हमें ईमेल अकाउंट दो, कोई 20-25 हज़ार ईमेल अकाउंट दो, हम उस पर कैंपेन्स चला देते हैं ईमेल्स की, ठीक नंबर है, ऑफ ईमेल्स की, उसमें आपको एक क्लाइंट मिल सकता है डेली। अदरवाइज कि नहीं है। ऑटोमेट हो जाएगा ना सारा सिस्टम। ईमेल कॉपी ऐसी बनाएंगे कि जिस पे क्लाइंट आएगा वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड, अपॉइंटमेंट सेट हो गई। सही है। ये आउटबाउंड तो हमने बड़ा अच्छा कवर कर लिया। इनबाउंड पे आ जाते हैं। मुझे तो याद नहीं पहला कौन सा बताया था आपने। इनबाउंड में एक एसईओ का मेथड है। हाँ, एसईओ का मेथड हाँ, था। एसईओ में सबसे ज़्यादा नॉर्मली लोगों का शौक है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हमें इनबाउंड लीड्स मिलें। सही। ठीक है, लिंक्डइन के एल्गोरिथम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है ना, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझना लाजमी है, उसकी ऑडियंस को समझना लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर गोरे हैं ना, वो क्या सुनना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पोस्ट करना चाहिए डेली। डेली। विद इन 30 डेज रिजल्ट मिलते हैं। मुझे विद इन 30 डेज रिजल्ट मिले हैं। मुझे तकरीबन कोई 8 के करीब लिंक्डइन पे लीड्स मिली थी। और ये ज़्यादातर इफेक्टिवली जो काम करता है ना लिंक्डइन पे, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है। यूआरएल लोगों का ऑप्टिमाइज नहीं होता। जो लिंक्डइन का अपने नाम यूआरएल से, है, हाँ। अपने नाम से तो चलो कर दें, वो कर दें, लेकिन वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लिंक्डइन की तरफ से, वो ऑलरेडी जो लगा हुआ है लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं। उसको एडिट करना चाहिए, अपना नाम लगा दें। उसके बाद फिर आ जाते हैं टाइटल पे। ठीक है। उस टाइटल में कीवर्ड्स को यूज़ करें। वो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, जिस नीश में वो काम कर रहे हैं वो बराबर। कीवर्ड्स होने चाहिए। वो 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लें। एंड देन उसके बाद थर्ड जो प्रायोरिटी आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन की, जो अबाउट वाला सेक्शन है उसमें उसमें कोई 5-6 दफ़ा कीवर्ड्स को यूज़ कर लें उसको। और सही। फिर इंडोर्समेंट लें, रिकमेंडेशंस लें, क्योंकि एक शॉप है ना अपनी, वो शॉप है, जितना उसको सजाएंगे उतना ही कस्टमर देखेगा और वो बोलेगा कि ये वाकई इसने काम किया हुआ, ये मेरे बिजनेस पे भी काम करेगा। ठीक है। ऑप्टिमाइज हो जाती है, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट होता है। और ये दोनों अलाइन है, एसईओ और कंटेंट। क्योंकि वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा ना, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर बात होती है, वही रैंक कर रहा होता उतना ही रैंक होता है और उसके अकॉर्डिंग वो इनबाउंड लीड्स आती हैं। इसी तरह हमें फिर यही करना होता है। अब यहाँ कंटेंट वाला डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कि वीडियो पे रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं कंपेयर टू टेक्स्ट के। सही। सही है, क्योंकि लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, रील्स देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट कंटेंट 30 सेकंड 50 सेकंड का। इसीलिए वो ईमान गाजी स्टाइल जो है वीडियोस, सही। जैसी नॉर्मली रील्स में भी वो ट्रांजिशंस को यूज़ करके डल कर रही सकते हैं। होती हैं, वो पोस्ट होती हैं ज़्यादातर। शहजाद खान भी पोस्ट करता है, उसमें रिस्पॉन्स अच्छा है, रिटेंशन अच्छी है लोगों की। रील्स ज्यादा लोग देखते हैं उसमें या शॉर्ट मतलब वीडियो? रील्स देखते हैं, रील्स इंफॉर्मेटिव रील्स पे आती हैं, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ आती है, लोग पोस्ट करते हैं रटी रटाई बात। सही। यहाँ देख लिया मैंने फॉर एग्जांपल के कोई प्रॉस्पेक्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। हाँ, वो उसी पे बना रहा है। वो उस पर कंटेंट पोस्ट कर दिया, ये इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है, इसमें ये आती हैं। वो बोलेगा ये तो मुझे भी पता है न्यू चीज़ सही। क्या है। ठीक है, यूनिक खुद बनाना पड़ता है, कंटेंट को भी और डिज़ाइनिंग को भी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है, वो ये कि मैं कहता हूँ रिजल्ट्स मेजरेबल नहीं है। रिजल्ट्स हाँ, मेजरेबल इसलिए नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कंटेंट वायरल जाएगा और उस पर लीड्स आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, स्टैट्स को देख के इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरी 2-3 हफ्ता पहले रीच डाउन थी,
कंप्लीटली रीड डाउन थी। ऑन एवरेज मेरे पास जो पोस्ट पे रिएक्ट्स आ रहे थे वो 100+ आ रहे थे इजीली। छोटी छोटी टेक्स्ट पोस्ट पे इजीली 100+ आ रहे थे, फिर उसके बाद डाउन हो गई, कोई 10-20 आ रहे। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है। कंटेंट जब मैंने नोटिस किया वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, जो ऑडियंस सुनना नहीं चाह रही थी। फिर जब मैंने उसको अगेन उसके अकॉर्डिंग मोल्ड किया, वो वापस सेम हो गई। एल्गोरिथम का इशू नहीं है, कंटेंट का इशू होता है। फिर ठीक है। एक दो ऑप्टिमाइज वैसे कर लिया कीवर्ड्स के थ्रू, एंड देन उसके बाद कंटेंट पोस्ट, इस पे आती हैं ऑर्गेनिक लीड्स। वो सर्च करता है खुद ही जब हम कंटेंट डालते हैं। हाँ, एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम अलाइन खुद ही करता है। क्या करते हैं, आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना अमेजोन रिलेटेड, आपकी जो भी प्रोफाइल बनी हुई है वो उससे रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं। जब आप पोस्ट डाल रहे हैं तो एल्गोरिथम को ये लगता है कि ये अलाइंड बात कर रहा है, जो टॉपिक है उससे हट नहीं रहा। दूसरी चीज़, जो ऑडियंस को पसंद है ना वो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। अब हमारी ऑडियंस को पसंद है स्पून फीड, सही है। ठीक है। मैं 2 टाइप की पोस्ट डालूं, अगर मैं कल ऐसी पोस्ट डालूं जिस पे रिजल्ट मिले, नहीं, कल ऐसी पोस्ट डालूं जो कि हो इंफॉर्मेटिव टाइप, एजुकेशनल टाइप, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे होती है, व्हाट इज़ ए कॉस्ट, व्हाट इज़ पीपीसी, हाँ, इस तरह की चीज़ डालूं, नहीं आएगी नहीं इंगेजमेंट, है। बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर मैं वहाँ पे डाल दूँ ना ऐसी चीज़ कि ये तरीका है कॉस्ट को डाउन करने का, और ये बेहतरीन ऐसी टिप है जिसने मुझे भी रिजल्ट दिया और आपको भी दे सकती है, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखूं उसको कि अगला बोलेगा ये वाकई दे सकती है, ठीक है। समझ यहाँ आएगा रिजल्ट। जब यहाँ रिजल्ट आएगा तो यहाँ बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है वाकई। तो डिफरेंस है। अब डिफरेंस, इसी तरह कंटेंट को हमें मोल्ड करना पड़ता है, कोई न्यू चीज़ अकॉर्डिंग टू ऑडियंस जो वो सुनना चाह रही है वो, ठीक है। इसीलिए वो टारगेटिंग वाली रिसर्च हमारे जहन में होगी, क्लाइंट्स हमारे जहन में होंगे कि किस किस्म के चाहिए, तो यहाँ इनबाउंड काम करती है। एसईओ की बात करें, और अगर हम वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं उस पे क्या करेंगे? उस पे भी ये आर्टिकल्स पोस्ट ही नहीं आ रही सारी उस पे ज़्यादातर यही होता है कि आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं। मुझसे एक एजेंसी ने कंटेंट लिखवाया था, तकरीबन कोई मुझसे मेरा जो कंटेंट चला था, मैं पास में जब कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, वेबसाइट कंटेंट, तो मेरा कंटेंट जो चला था उनके लिए वो चला था 4 महीने। 4 महीने, उसका रीज़न ये था कि वो 4 महीने में कंटेंट जो पोस्ट करता रहा हूँ उनकी वेबसाइट पे, वो था बेसिकली उनके एसईओ होना था। वो मुझे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं उनको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे। 4 महीने बाद मैंने उनकी वेबसाइट देखी, सर्विस का जो पेज होता है उसमें जो जितनी भी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं उनमें जो भी सब सर्विसेज हैं, छोटी छोटी सर्विसेज, उन सारी सर्विसेज का डिटेल्ड कंटेंट था। वो ये नहीं कि वो ये सर्विस हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पेज कर रहे हैं, डिटेल्ड एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, वो उसका रीज़न ये था, वो एसईओ करना चाह रहे थे, एसईओ करना चाह रहे थे वेबसाइट का, ताकि उनके पास लीड्स आए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो 600 कीवर्ड्स पे रैंक हो गई है, 700 कीवर्ड्स पे, और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली लीड्स आ रही हैं अब। तो असल में एसईओ वो 4-5 महीने 6 महीने एसईओ करते रहे हैं उस वेबसाइट का। वो कंटेंट भी रेगुलर डाल रहे होंगे ये? वो कंटेंट रेगुलर, अब इसके लिए टीम चाहिए, इसके लिए बजट भी चाहिए, टीम भी हाँ, टीम चाहिए, और बजट के वगैरह एसईओ वाले भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये शायद एक आम बंदे के लिए ना हो कि एक नॉर्मल सोलो फ्रीलांसर जैसे उसको क्लाइंट्स चाहिए, वो कहता है इनबाउंड चाहिए, तो वो शायद फिर डीएम उस पे जाए, लिंक्डइन लिंक्डइन पे चला प्रोफाइल जाए। पे, फेसबुक पे चला जाए, या शायद टिकटॉक पे पोस्ट करे। टिकटॉक पे भी अगेन ऑडियंस वेरी करेगी कि वो किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहा पोस्ट है और करता किस तरह वो क्लाइंट्स लेके आ रहा है। तो ज़्यादातर अभी क्लाइंट्स किससे लिंक्डइन से अच्छे मिल जाते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ पे चीज़ ऐसे है कि मेरे पास मिनिमम बेंचमार्क तो है क्लाइंट, उसका क्लाइंट लाने का। अच्छा क्लाइंट लाना
क्लोजिंग स्किल है, सारा सेल्स पे डिपेंड करता है कि वो मैं सेल्स एंड क्लोजिंग जिसको हम कहते हैं कि कैसे क्लोज किया जाए उसको। ठीक है। बेंचमार्क तो क्लियर है, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी कर लूँगा, मैं मुझे ये भी मिल जाएगा बंदा कि ये बंदा फॉर एग्जांपल यूटोपिया डील्स है कि ये कंपनी है और ये इतनी प्रोड्यूस कर रही हैं सेल्स, इतने डॉलर्स सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इवन लोगों की मिलियंस ऑफ डॉलर सेल हैं अगर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया तो हो जाएगा कि ये मेरा आइडियल क्लाइंट है। इन क्लोज नहीं हो रहा ना, तो वहाँ पे वो अच्छा और बुरा वाला कॉन्सेप्ट शायद ना काम करे कंपेयर टू कि अगर मेरी क्लोजिंग स्किल अच्छी है। यहाँ क्लोजिंग स्किल भी अगेन वेरी करेगी कि लोगों के पास या तो क्लोज़र हैं जो बोल के बेचना जानते हैं, या तो क्लोज़र लिख के बेचना जानते हैं। कि यहाँ अगर मैं अपने केस की बात करूँ कि शायद मैं लिख के बेचना क्लोज करना ज़्यादा बेहतर समझूँ कंपेयर टू बोल के क्लोज करना। ठीक है। ठीक है, तो इसमें सेल्स प्रोसेस है फिर ठीक है। कि वो सेल्स प्रोसेस कैसे काम करता है कि उसमें क्लोज किया जाए डील को। हम से सेल्स प्रोसेस पे भी चलते हैं, लेकिन अभी बताएं कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिस हमने आउटबाउंड पे क्लियर कर लिया, हाँ और उसके बाद हमने इनबाउंड पे भी क्लियर कर लिया। इनबाउंड में हमारे पास एसईओ था, लिंक्डइन था, और कौन सा बताया था आपने, हाँ, फेसबुक, सोशल मीडिया, एसईओ में फिर वेबसाइट का है और वेबसाइट उसी है। के अकॉर्डिंग लिंक्डइन है हाँ वो और सब उसी के अकॉर्डिंग फेसबुक है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अगर एसईओ किया जाए तो फर्क और इसी पड़ेगा। में वेबसाइट, उसमें फ़र्क पड़ता है, उसमें इनबाउंड। और इसी में ही इसकी अलाइनमेंट है कंटेंट मार्केटिंग से ठीक है। कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग की जाती उस है। पे भी दो किस्म के कंटेंट होते हैं ना, एक वीडियो के होते हैं और एक टेक्स्ट हाँ, होता है। इसमें वीडियो और टेक्स्ट है कि वीडियो के थ्रू आप ला रहे हैं लीड्स या टेक्स्ट के थ्रू ला रहे हैं। वो टेक्स्ट में भी आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या विजुअल किस टाइप के सही है। यूज़ फिर कर रहे उसमें हैं भी वो एसईओ आ गई, तो फिर वेबसाइट की अगर एसईओ की बात करेंगे तो वो एक बड़ा लंबा टॉपिक हो हाँ, जाएगा। वो फिर नई चीज़ है, वो डिफरेंट है। उसमें फिर अगेन टीम चाहिए, बजट चाहिए, वेबसाइट लेकिन इटसेल्फ अभी हम चाहिए। सोलो की बात करें तो सोलो के हाँ, हिसाब से मसला नहीं है। सोलो के हिसाब से फिर अगर वो सोलो बंदा काम करना चाह रहा है उसमें, उसको फिर सिंपल लिंक्डइन चाहिए, फेसबुक, दो प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर ले, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बाकी बाकी प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म तो उसको फिर वीडियो कंटेंट होना चाहिए। अगर वो जैसे लिंक्डइन। ट्विटर पे जा सकता है बंदा। अच्छा। ट्विटर भी अनटैप्ड मार्केट है जहाँ से एक क्लाइंट मिल सकता है, आइडियल क्लाइंट मिल सकता है। उसके ऊपर भी उसको वो डलना पड़ेगा ना, क्या नाम है, फिर कंटेंट प्रॉपर ट्वीट्स डालने पड़ेंगे, ट्वीट्स वहाँ वगैरह। से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अच्छा नुमान भाई, इतना सादा ग्लिच हो गया, ठीक है, हम्म, तो अब इसको थोड़ा हम समराइज करते हैं ताकि फिर हम सेल्स प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप उसको समराइज करें जो हमारी डिस्कशन हो गई है। अच्छा, अब हमने बात की ओवरऑल टारगेटिंग पे, हम्म। ऑफर्स पे, प्रोस्पेक्टिंग पे स्पेसिफिकली मैंने डिटेल में बताया क्योंकि नॉर्मली लोगों को चाहिए यही होता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। उसमें कैटेगरीज थी कि या तो इनबाउंड हो या आउटबाउंड हो। इनबाउंड में भी स्पेसिफिकली या तो ऑप्टिमाइजेशन करें एंड देन उसकी अकॉर्डिंग कंटेंट पोस्ट करें, उसको अलाइन करें, या पेड एड्स भी एक मेथड, ठीक है। या तो आउटबाउंड करें, उसमें ईमेल्स निकालें, फाइंड आउट करें, उसके अकॉर्डिंग ईमेल करें एंड देन डीएम्स करें, कॉल्स करें या टेक्स्ट मैसेजेस करें। मल्टीपल मेथड्स हैं, फिर उसके भी सोर्सेज आ जाते हैं कि कैसे डिटेल को फाइंड आउट किया जाए। लेकिन उसके बाद चीज़ आ जाती है कि कैसे उसको रीच आउट करना है। ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें एक रोड जिसका मैप के तहत वो डिस्कस कर ली। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया सेल्स प्रोसेस पे बात कर लेते हैं हम। अब सेल्स प्रोसेस क्या है? सेल्स प्रोसेस काम करता है हमारा जब हम लोग रीच आउट कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं, डीएम्स के थ्रू कर रहे हैं या कॉल्स के थ्रू कर रहे हैं, उसमें सेल्स प्रोसेस। इवन अगर आपकी इनबाउंड लीड्स भी आ रही हैं ना, वहाँ भी सेल्स प्रोसेस का रोल है एक, कि सेल्स प्रोसेस है क्या? सेल्स प्रोसेस काइंड ऑफ समथिंग, एक वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्लाइंट को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट को, क्लाइंट नहीं, क्लाइंट तो अभी वो हमारा बनेगा, बनेगा। प्रॉस्पेक्ट को हम लोग क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं कि वो एक कौन से ऐसे फेजेस हैं जिसके बेसिस पे हम उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल्स प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला क्या प्रोसेस आएगा? सबसे पहली चीज़ कि आपने उसके साथ मीटिंग फिक्स की, आपके साथ मीटिंग में आया। फर्स्ट 30 सेकंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने इंप्रेशन बिल्ड करना है। कुछ लोग बात करके इंप्रेशन बिल्ड करते हैं फर्स्ट 30 सेकंड्स में कि वो उससे इंट्रो ऐसा देते हैं या उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं या उससे ऐसे बात करते हैं या इवन
वो फर्स्ट इम्प्रेशन, उनकी जो बैकग्राउंड है या कोई भी इमेज है या कवर पेज जो सामने रखा होता है, अगर वो फेस शो नहीं करवा रहा, फर्स्ट स्टेप है कि उनके साथ इम्प्रेशन बिल्ड करना है। कॉम्प्लीमेंट करके कर लें या वैसे कर लें, वो डिपेंड करता है कैसे इम्प्रेशन बिल्ड करना है। एंड ठीक देन है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। आसान में करें ना, मतलब ये तो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में हम वही लेते हैं हाँ, कि पीपीसी का क्लाइंट आ गया, अमेजोन पीपीसी आपके के पास साथ। पीपीसी का क्लाइंट आया, थैंक यू फॉर हाँ ज्वाइनिंग कॉल, हाँ इस तरह की चीज़ आ हाँ हाँ गई। हाँ। ठीक है, आपने उसको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया थैंक इनिशियली। यू कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर हाँ, थैंक रिस्पॉन्स। यू फॉर योर रिस्पॉन्स, या कोई बात कर ली उससे। एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। अब उसके बाद रेपो बिल्डिंग है सारी। ठीक है, इसको रेपो बिल्डिंग में इस तरह कह रहा हूँ कि हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अज्यूम करें कि आपके पास स्ट्रेंजर आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली जिस ऐसा ही होता है। हाँ स्ट्रेंजर ही आ रहा है। अब स्ट्रेंजर है, उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसको अगर मैं मज़ीद आसान अल्फाज में ये बोलूँ कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है, है, आप अपनी फील्ड के डॉक्टर हैं, वो आपके पास आ रहा है, आपके साथ बात कर रहा है। देन आपका काम है डेटा गैदर करना, जैसे एक डॉक्टर करता है। सवाल सही। पूछता है ना आपसे, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करता है। ये रेपो बिल्डिंग कि है। जैसे पूछता है क्या सर आप, में दर्द भी हो रहा है, नहीं हो रहा हाँ, है, गले में खराश है, क्या ये उसको सारे, पता होता है इससे रिलेटेड। जैसे अगर गले की खराश है तो बोलेगा उसको नज़ला हो आइडिया रहा हो है। जाएगा कि सॉल्यूशन क्या ऑफर करना है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रेस्क्राइब करना है। इसी तरह आपका रोल प्ले काम करता है। सेम सेल्स प्रोसेस में भी आपने रेपो बिल्ड करना है। कैसे रेपो बिल्ड करना है, आपने बोलना है कि सेल्स क्या चल रही है आपकी, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट क्या चल रही है आपकी, रैंकिंग क्या चल रही है, कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जितना डेटा गैदर होगा आपके पास, उतना आपकी जो स्किल होगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, ये एक सेपरेट स्किल है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आ गया अगर, तो हमें ये आ जाएगा अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्यूशन देना है, अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्यूशन देना है उसको। देन वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। लेट्स अज्यूम कि वो अगर पीपीसी का क्लाइंट आ गया, अमेजोन हाँ पीपीसी का, उससे मतलब है कॉस्ट क्या चल रही है। हाँ। अच्छा 100% चल रही है, सेल्स कितनी आ रही है आपके, हम्म। तो आइडिया हो जाएगा कि यार आपकी कॉस्ट बढ़ी है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इसने जब 4 बातें मुझसे पूछी हैं तो ये इसका मतलब इसकी कॉस्ट बढ़ गई है या। हाँ, अब यहाँ एक और चीज़ आ जाती है। उससे जब मैं सवाल कर रहा हूँ ना, उससे मैं सवाल कर रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कॉस्ट क्या चल रही है, उससे मैं पूछ रहा हूँ कैंपेन्स कितनी चल रही हैं, ठीक है, उससे ये भी पूछ रहा हूँ सेल्स क्या चल रही हैं, रैंकिंग क्या चल रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा आ रहा है, फिर उसको मैंने कुछ सॉल्यूशन देना है। उसको ये नहीं कि मैं बोलूँगा उसको कि ये मेरा सॉल्यूशन है, आप ये बाय कर ले, ठीक कभी है, भी बाय नहीं करेगा। उसको गाइड करना है, उसको बताना है ये अगर आप थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेना तो आपकी शायद एक कॉस्ट बेहतर हो जाए। अगर ठीक आप है, इन कीवर्ड्स की तरफ चले जाए ना, शायद आपकी एक कॉस्ट बेहतर हो जाए। या अगर आप इस तरह रैंकिंग को इम्प्रूव कर लें तो शायद आपकी एक कॉस्ट बेहतर हो जाए। इस तरह जब हम उसको गाइड करेंगे, वो बोलेगा ये तो मेरा अपना है, ये तो सही, मेरा अपना है, ये मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है, सही है, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। रेपो बिल्ड करना जिसको कहते हैं, रिलेशन बिल्ड करना हो जाएगा। इधर मैं ये बात करता हूँ कि गिव 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 अनटिल दे आस्क। आप ठीक है, इतनी वैल्यू प्रोवाइड करें जब तक वो आपसे ये ना पूछें कि आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं। सही, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इतना कनेक्शन बिल्ड करना है बात करते हुए, कि वो खुद ही पूछ ले कि आपकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सही, क्योंकि वो बोलेगा ये तो बंदा नॉलेजेबल है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जितना आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे उतना उसके माइंड में ये बैठ जाएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है और ये मुझे वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अब इससे पूछते हैं ये सर्विसेज कौन सी ऑफर करता है। अच्छा इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे बात कर लिए, एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है, वो ये सवाल ये कि क्या नेटवर्किंग करने से भी क्लाइंट मिलते हैं। हाँ, ये भी एक मेथड है उसी प्रॉस्पेक्टिंग का जो कि हमने बात की पीछे। और ये मेथड ऐसा मेथड है कि नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि मैं जाऊं किसी इवेंट को ज्वाइन कर लूं और हम्म, यहाँ पे नेटवर्किंग करूं, शायद कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और ऐसा ही है, यहाँ भी सेल्स प्रोसेस का एक रोल है। सेल्स प्रोसेस का रोल ऐसे है कि खुद ही बात कर ली, उससे कनेक्शन बिल्ड किया,
जितना कनेक्शन बिल्ड करेंगे ना, जितना कनेक्शन बिल्ड करेंगे उसको सही। अपनी नॉलेज बताएं, बातों बातों में ही बता दें, वैसे बता दी। जब नॉलेज बताएंगे तो वो खुद ही पूछ लेगा कि आप काम क्या करते हैं। अच्छा, इस तरह से करना। हाँ। बट यार दूसरा तरीका जो मुझे लगता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, अगर अभी जैसे आपसे बात हुई है, तो जो आता है उसकी कम से कम वीडियो बना कर डाल दे कि अगर वो आपसे सवाल नहीं भी कर पा रहा है हम्म। कि यार कि कैसे होता, तो आपने अगर शॉर्ट वीडियोस अपने प्रोफाइल बिल्ड किया हुआ है, हम्म। यूट्यूब पे अपना प्रोफाइल बिल्ड किया, तो उसको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि यार ये पीपीसी के बारे में जानता है। हम्म। ताकि क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो इतने सवाल पूछें। तो अगर इस तरह से भी कुछ नेट जैसे नेटवर्क नहीं। किया, तो मतलब यार ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसमें मेरी सारी वीडियो डली हुई हम्म। है, वैल्यूएबल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मतलब। शायद वैल्यूएबल ना हो, क्योंकि जितना वन ऑन वन डिस्कशन अच्छा। करने से होता है, जो अक्सर यही होता है, अक्सर मेरे पास भी जो एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें आपसे मीटिंग करनी है। ठीक जब है। वो मीटिंग करते हैं तो फिर वो मुझसे सवाल करते हैं कि वो कहते हैं कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्राइस क्या है। अब यहाँ पे आ जाती है प्राइस, वो कहते हैं प्राइस क्या है, मैं कहता हूँ सबसे पहले हम थोड़ा वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आपकी नीड क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई करें उनकी नीड पहले, कि वो चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया, ओवरऑल कनेक्शन बिल्ड कर लिया, एंड देन उसके बाद बाकी चीज़ों पे आते हैं। और वो बंदा फिर पूछता है कि आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं और क्या प्राइस है आपकी। ये सबसे पहली जो मेजर चीज़ सेल्स प्रोसेस में काम ही ये करती है कि हमें कनेक्शन और रिलेशन बिल्ड करना है, रेपो बिल्ड करना है, इसको रेपो सही। बिल्ड करना कहते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली सोल्यूशन या कोई ऑफर आपके पास है कि मैं आपको एक कॉस्ट इतनी डाउन कर दूंगा विद इन इतने डेज, या हम फ्री में काम करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लोजिंग वाला एंड। इसको मैं सिंपल अभी भी बात करूँ, सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लें। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लें कि स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को लगाएं, एक साइड पे लिखें ओपन, एक साइड पे लिखें क्लोज। क्लोज। ठीक है। ओपन एंड से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, क्लोज की तरफ आ रही है। किन ठीक किन है। फेजेस से आ रही है, सबसे पहले इंप्रेशन बिल्ड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। एंड देन उसके बाद आपने रेपो बिल्ड किया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज, क्योंकि उससे उससे सवाल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, हाँ। नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, मसला किधर आ रहा है। एंड देन उसके बाद वो मसला पूछा पूछा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया हो गया कि इसको ये चीज़ की नीड है, ये इसके प्रॉब्लम है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये डीएम पे कर रहे हैं या ईमेल में कर रहे हैं, कहीं भी बात हो रही है तो वहाँ हमने ये मेंशन किया। एंड देन अकॉर्डिंगली उसने बोला कि सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि उसको गाइड करना है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। वो सॉल्यूशन अवेयर ऑलरेडी है, ठीक सही। है, उसको प्रॉब्लम अवेयर करना है, उसको बताना है अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व ना किया ना, ये हो सकता है। जैसे अक्सर वो सर्जन कहते हैं सर्जरी ना करवाई तो ये हो जाएगा, हाँ। पैसे मारने चक्करों में होते हैं। तो 25 मैंने दिन का उसको टाइम है तुम्हारा। गाइड करना है कि प्रॉब्लम अगर तुमने सॉल्व ना किया ना, ये हो सकता है। इसको मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, ठीक कि है। अगर आज तुमने ये डिसीजन ना लिया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ठीक है। एक और ज़्यादा हो गई तो तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएंगी, वो घर में प्लम्बर सेल्स। वगैरह भी आते हैं ना, बोलते हैं यार ये लाइन फट जाएगी 30 दिन हाँ, में, ऐसे ही है। कुछ ना कुछ तो वो एसी वाला भी बेचने का आता है। तरीका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो बोलेगा सॉल्यूशन बताओ। अब सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन अब मैं उसको बोलूँगा कि ये विद इन 60 डेज, इतने दिन लगेंगे, या जैसे अक्सर नॉर्मली भी लोग कोई बेच रहे होते हाँ। हैं, ये इतना टाइम लगेगा, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ये इतने दिन लगेंगे, आपकी एक कॉस्ट डाउन हो जाएगी या सेल्स इंप्रूव हो जाएंगी। हम्म। ऑफर दे दी ना उसको। अगर नहीं होती तो मेरे पास मनी बैक गारंटी का भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि हम तब तक फ्री में काम करेंगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते। एंड देन उसके बाद फिर वो पूछता है प्राइस। अब ये ओपन एंड से हम चल रहे थे, क्लोज एंड की तरफ आ गए। ठीक फिर है। वो पूछता है प्राइस क्या है। अब यहाँ पे मसले आते हैं, यहाँ ऑब्जेक्शंस आते हैं, सही। ठीक है। क्लोज एंड पे पहुंचते ही ऑब्जेक्शन आता है, ये वो बंदा कहता है योर प्राइस इज टू हाई, नॉर्मली हाँ ये। यही होता है। या वो बंदा कहता है आई विल गेट बैक टू यू। हाँ। या यू वो ये भी कहता है कि आपका जो दूसरा पार्टनर है या दूसरे कलीग्स हैं या आपके सेम बंदे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो कम प्राइस पे दे रहे हैं।
ये ऑब्जेक्शंस आते हैं जब क्या हम आते हैं ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ जैसे ही क्लोज करने की कोशिश करते हैं, प्राइस रिवील करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्शन आ जाता है। और अक्सर हमें प्राइस रिवील करने के बाद नॉर्मली जो लोगों की मिस्टेक होती है ना, वो मिस्टेक ये होती है कि वो पूछना शुरू हो जाते हैं, पुश करने की कोशिश करते। एक हाँ, होती है पुल स्ट्रेटजी कि हम उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो खुद आ खुद आ जाए, चाहिए। ठीक है। एक है पुश स्ट्रेटजी, वो बार बार हम उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि ये चीज़ मुझसे बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं, वो प्राइस रिवील करने के बाद वो हम्म, उसको बार बार पूछेंगे, हाँ चाहिए आपको, चाहिए आपको, इस तरह वो बोलेगा इसको शायद वाकई काम की नीड है और ये मुझे घेरना चाह रहा है, घेरना चाह रहा है। और वो भाग जाएगा। प्राइस रिवील करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, गायब हो जाना है। फॉलो अप्स ले सकते हैं लेकिन कुछ टाइम टाइम के बाद में शायद वो बिजी हो, शायद अवेलेबल ना हो, कोई और इश्यूज हो, लेकिन फॉलो अप लेने के भी अगेन तरीके हैं। सेल्स प्रोसेस को वापस से घुमा के फिर पूछना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझ लेते हैं ठीक है, कि ऑब्जेक्शन है ना वो रेस क्यों हो रहा है। साइंस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की समझने की, समझने की। कि ऑब्जेक्शन क्यों रेज, ऑब्जेक्शन रेज होता है, एक रीज़न ये होता है कि या तो आप वही बेच रहे हैं जो सारे बेच रहे हैं, ठीक है, सेम वही चीज़ बेच रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है ही नहीं, यूनिक चीज़ आपके पास है ही नहीं, कोई कस्टमर सपोर्ट होगी, कोई अच्छी रिपोर्ट दे रहे होंगे, पोर्टफोलियो अच्छा है, ओवरऑल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर अच्छी है आपकी, कोई यूनिक चीज़ें होंगी जिसकी बेसिस पे शायद वो आपसे बाय कर ले, लेकिन आप भी वही सर्विसेज पीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी लोग दे सब रहे हैं, दे रहे हैं, हाँ ठीक वो है, वो आपसे क्यों फिर बाय करे, वो बाकी लोगों से बाय कर लेगा। ऑब्जेक्शन यहाँ रेस होता है, ठीक है। ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं और उसको हम्म, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो आपने इनफ उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की या इनफ वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, जिसकी बेसिस पे अगेन ऑब्जेक्शन रेज हो गया कि वो कहता है प्राइस हाई है, उसके अगेंस्ट उसको उतनी वैल्यू मिली ही नहीं जो कॉल पे देनी थी या डीएम पे देनी थी या ईमेल में देनी थी, इसलिए भी ऑब्जेक्शन रेज हो गया। जब ऑब्जेक्शन रेज होता है ना, फिर हमें लूपिंग करनी पड़ती है, वही ओपन एंड, जहाँ ओपन एंड से शुरू हुए हुआ थे था, क्लोज एंड तक, वहाँ से लूपिंग होती है, दोबारा से सर्कल शुरू करो, सही, दोबारा से सर्कल शुरू करो और दोबारा से उससे पूछो कि कोई इशू है प्राइस में, सही है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल वो कहता है योर प्राइस इज टू हाई, और वो बंदा कहता है योर प्राइस इज टू हाई, और मैं उससे सवाल करूं व्हाई डू यू थिंक माय प्राइस इज टू हाई, सही है, शायद वो बोले मे बी यू प्रोवाइड वैल्यू, मे बी यू आर द बेस्ट। अगेन सवाल करूं व्हाट डू यू प्रेफर, द बेस्ट और द चीपेस्ट, द वैल्यू और द प्राइस, ऑब्वियसली वैल्यू बोलेगा, ऑब्वियसली बेस्ट बेस्ट बोलेगा, बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ना, दोबारा से इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले फेज पे आ गए, दोबारा से क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया, अकॉर्डिंगली ऑफर देना शुरू हो गए, सही, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर क्लोज करना शुरू हो गए, क्योंकि वो लूपिंग वाला ऐसा प्रोसेस था जिसकी बेसिस पे हम उससे सवाल कर रहे थे और देन अगेन एंड तक आ रहे थे उस पर। ठीक हो गया। लेकिन ये तो इतनी मेहनत तो हमारे यहाँ कौन करेगा यार। यहाँ हमारे यहाँ नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं बस 2-3 मिनट में क्लोज हो बंदा, हम लोग रिलेशन बिल्ड ही नहीं करते, हम लोग कहते हैं बंदा बस क्लोज हो, किसी तरह मेरे पास आए, घेरे इसको। यहाँ मेहनत नहीं है, ऑनेस्टली मेहनत नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ कैसे, मेरे पास बंदा आता है, अपॉइंटमेंट सेट हुई, ठीक है, कॉल पे बंदा आया, उसके साथ डिस्कशन की, 30 मिनट की आपकी डिस्कवरी कॉल है ना, 30 मिनट की डिस्कवरी कॉल है, लास्ट 5 मिनट छोड़ दो क्लोजिंग पे, बाकी 25 मिनट जो हैं वो सारे वैल्यू प्रोवाइड करने पे लगाओ, ठीक है। इसको ठीक फेजेस है, को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ सही, 5 मिनट आपके इंट्रो में लग गए, सही, ठीक है, 20 मिनट आपके लग गए, डिटेल्स में, 10 मिनट लग गए डिटेल्स लेने पे, सही, 15 मिनट हो गए, पीछे 15 मिनट बचे, 10 मिनट आपके लग गए वैल्यू प्रोवाइड करने पे, बार बार वैल्यू प्रोवाइड करो उसके, लास्ट 5 मिनट में आपने क्लोजिंग की, सही, ठीक है। 99 रिजेक्शन हो रही हैं, फिर जाके क्लोज हो रहा है, अच्छा क्लोज होगा ना,
अच्छा, इसका रेशियो कितना आप बता रहे हो? 99 रिजेक्शंस के बाद एक क्लोज, अच्छा क्लोज अगर हो। सही, यानी कि 100 आउट ऑफ 1 सिर्फ 1%। हाँ 1% मिनिमम बता रहा हूँ, बेंचमार्क के मिनिमम बेंचमार्क हो गया 99 रिजेक्शंस के बाद एक क्लोज तो होना चाहिए, अच्छा क्लोज होना चाहिए। वैसे नॉर्मली 3% का नहीं होता रेशियो? 3% मैं मिनिमम बेंचमार्क बता रहा हूँ कि 1% रखो, इतने भी गए गुजरे ना हो कि 1% भी ना कर सको। यार इसमें एक ठीक है, मसला नहीं आ गया? अब अगर 100 क्लाइंट को क्लोज करेगा दिन में 8 घंटे हैं, तो 16 पे बात करेगा वो एक दिन पे। नहीं ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 रीच आउट कर रहा है, हाँ सही है, 10 रीच आउट के साथ बात कर रहा है, 10 दिन के बाद 100 हुए हैं, हाँ ठीक है। फिर जाके एक क्लाइंट 10वें है। दिन पे एक क्लाइंट क्लोज हुआ। महीने में 300 हुए ना रीच आउट, 300 में 3 क्लाइंट महीने में क्लोज हुए, महीने में 3 क्लाइंट मिल गए, बहुत महीने कम नहीं 10 है? रीच आउट तो होने, स्लो 16 की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 16 पे भी 3 कम नहीं है? 3 हाई टिकट हो, अगर एक बंदा 1000 भी दे रहा है, हाँ। $1000 अगर दे रहा है, $3000 सोलो के लिए कि स्टार्ट है, $3000 से स्टार्ट ले और सकता है। रिटेंशन क्या रहती है इसकी? रिटेंशन डिपेंड करता है कि वो कैसे रिटेन करेगा। मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइड की, एंड हो गई या किसी भी तरह ख़त्म हो गई, दैट्स इट, ठीक हम है। उसको अपसेल ही नहीं करते। रिटेंशन अब वेरी करती है, एक वन टाइम आ रहा है, एक मंथली आ रहा है। वन टाइम आ रहा है, एक छोटी सी सर्विस लिस्टिंग ले ली फॉर एग्जांपल, उसने ठीक उसने है। लिस्टिंग ले ली, उसके बाद उसकी लिस्टिंग मैंने करके दी, और मैंने देखा उस लिस्टिंग पे सेल्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स आ रही हैं, हीलियम 10 से मैंने चेक किया सेल्स आ सही रही हैं, सही फिर है। मैंने उसको दोबारा से रीच आउट किया, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि सेल्स तो बहुत अच्छी आ रही हैं, मैंने काम किया, बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं ओवरऑल, मैंने जो भी कीवर्ड रिसर्च की वो मतलब काम कर रही है काम कर आपके रहे यहाँ, हैं। वो एग्री करेगा हाँ काम कर रही है, उसको अपसेल कर दिया, उसको बोला लेट्स डू अ पीपीसी मैनेजमेंट। सही। ठीक है, अगर उसको रिजल्ट दिए ना वहाँ पे, वो शायद पीपीसी सर्विसेज कर ले, मंथली पे आ गया वो। ठीक ठीक है। है, एक तो रिटेंशन यहाँ, अब फिर मंथली पे आ गया, रिटेनर क्लाइंट आपका पर मंथ बन गया। ठीक जब है। रिटेनर क्लाइंट पर मंथ बन गया, तो यहाँ पे लोग नॉर्मली ये करते हैं मंथली सर्विस बस फॉर द सेक ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। हमें ये करना चाहिए, हम कंपैरिजन नहीं देते भाई, 7 डेज का हमने काम किया, 7 डेज का दूसरा काम किया, अब देखो कंपैरिजन कैसा है। हमने जब स्टार्ट लिया था आपकी एक कॉस्ट यहाँ थी, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो अब आपकी एक कॉस्ट ये चल रही है, खुद कंपैरिजन चेक करो। उससे क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा हाँ वाकई इसने काम किया है, हाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिटेन रिटेन रहेगा। रहेगा। अदरवाइज वो भाग जाएगा, उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सर्विस दे रहे हो, उसको वो वैल्यू मिल ही नहीं रही जो बाकी से ही मिल रही थी, वही सेम है। इसमें भी तो एक रेशो लगता है ना हमारे पास कि यार अगर 4 क्लाइंट है तो चारों को भी आप रिटेन एक साथ नहीं कर सकते, उसमें से भी तो हम्म, भागेंगे। हाँ या अगर उसमें भी रिटेंशन का ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेरे पास है तो नहीं, लेकिन करना चाहिए ओवरऑल अगर मैं क्योंकि बात उसके करूँ। भी तो आउट होने का होता है ना कि यार हाँ अगर उसमें 10 भी होता है आता है, 10 आ ऑब्वियसली, गया, ऐसा नहीं होता कि 10 के 10 आपके चल रहे हैं। हाँ उसमें ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे अगर होता कोई, है। अगर हम उसको बताएंगे तो डिसाइड हो जाएगा यार मैं 100 में से एक आया, उसमें से भी वो भाग गया, हाँ तो पता चल रहा है सर फोड़ रहा है वो अपना दीवार पे जाके। उसमें ऑब्वियसली ऐसे होता उस है, पे भी होता है। रिटेंशन रेट हमारा स्पेसिफिकली होना चाहिए, एज सच कोई नंबर स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्लो स्लो। हमें स्लो स्लो उनको रिटेन करना है, अपसेल करके या उनको किसी ना किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड करके। अच्छा नुमान भाई, एक बात बताएं कि कस्टमर एक्वायरिंग के कोई ऐसे टूल्स हैं जो आप बताना चाहते हो आज? Snov.io अच्छा टूल है, अगर एक बिगनर यूज़ करना चाहता है ना हम्म। विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, Snov.io कर सकता है। Hunter.io भी एक टूल है। सेल्स नेविगेटर फर्स्ट 30 डेज़ के लिए फ्री मिल जाता है, लोग अगर उसको साइन अप भी करें, जिसने पहले नहीं किया होगा तो वो फर्स्ट 30 डेज़ में फ्री में मिल जाता है, और बाद में वो अगर ख़त्म भी हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि वो 50% ऑफ़र करते हैं उस पर डिस्काउंट, अगर ठीक हम है। लोग दोबारा से सब्सक्राइब नहीं कर रहे उसको। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो कि लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
उससे उससे क्लाइंट एक्वायरिंग के लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, उससे क्लाइंट ग्रैबिंग इजी है। वहाँ से जो भी क्राइटेरिया हैं वो उसको यूज़ करें एंड देन अकॉर्डिंगली रीच आउट करें, उसे इस प्रोसेस को सही से फॉलो करें, देन क्लाइंट एक्विजिशन इजी है। अच्छा, इसकी आरओआई निकाल सकते हैं हम अगर बैठ के निकालें? जैसे अभी हमने थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि अगर 10 क्लाइंट आ रहे हैं, दिन में 10 कॉल कर रहा है, हाँ, तो 3 दिन में या 10 दिन में होगा, तो इसका क्या आरओआई निकलेगा? कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर बंदा खुद नहीं कर रहा है, किसी को हायर कर रहा है या किसी को जॉब असाइन कर रहा है? आरओआई नॉर्मली मैं कहता हूँ पेड एड्स में तो हमारे पास सुपर क्लियर है। ठीक है। वहाँ डिपेंड करती है आप बजट कितना लगा रहे हो और कितने रिसोर्सेज से काम ले रहे हो। ठीक है। कोल्ड आउटरीच में अगर मैं बात करता हूँ ना, जिसमें स्पेसिफिकली डीएम्स और ईमेल्स आ जाती हैं, क्या पता शायद आप 10 टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और 20 रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे वेरी कर रहा होगा कि आपका कितना बजट है और उसके अगेंस्ट आरओआई आपको क्या मिल रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ पेड एड्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप $100 स्पेंड कर रहे हो और $100 के अगेंस्ट आपको एक $1000 का क्लाइंट मिल रहा है, तो आरओआई तो क्लियर हो गई ना यहाँ ठीक है। पे हाँ। कि $100 के अगेंस्ट एक $1000 अगला क्ला रिटेनर मिल रहा है। और वे रिटेनर पर मंथ जब चल रहा है तो सिंपल वन टाइम कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ जो एक्वायरिंग कस्टमर की थी वो। यहाँ पे अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यूएस में जब हम एड्स चलाएंगे क्लाइंट ग्रैब करने के लिए, तो वहाँ तो आरओआई हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि $100 पे शायद क्लाइंट मिले। तो क्या लाजमी है कि यूएस पे ही हम एड्स चलाएं? हमारे पास तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं, शायद ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, शायद यूएई से मिल जाए। यूएई में इवन जो एड स्पेंड है, ये कॉस्ट है ओवरऑल एड्स की, वो तो कम है। लोग ई कॉमर्स भी कर रहे हैं यूएई में, सस्ते में कर रहे हैं ना। सही। वहाँ हमें कस्टमर भी मिल सकता है अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कंपेयर टू यूएस की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आरओआई इजी है कैलकुलेट करना एड्स की, सही। क्योंकि मैट्रिक सामने है, सारी चीज़ें सामने हैं। अच्छा, कोई केस स्टडी याद है कि यार कोई कोई आप सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहें कि यार ये मैंने एक तरीका अपनाया था जिससे मुझे क्लाइंट मिला था, और मैं चाहता हूँ कि यार एक होता है ना कि रोड मैप सिंपल, ये रोड मैप इजीली प्रूवन है और ये काम करता है। और ये प्रूवन मेरे लिए भी काम कर गया और लोगों के लिए भी काम करता है। वो ये कि 4 प्लेटफॉर्म्स उठाओ, 4 प्लेटफॉर्म्स कोई कोई से भी उठा लो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, 4 उठा लो, ट्विटर उठा लिया, ठीक है। 4 हो गए। 4 प्लेटफॉर्म्स को 10-10 रीच आउट्स में डिवाइड कर लो, अपने इंटर्न्स के थ्रू कर लो या वैसे कर लो, ठीक है। कितने रीच आउट्स हो गए? 40 रीच आउट्स पर डे हो गए 4 प्लेटफॉर्म्स पे। 10 अगर मैं रीच आउट्स की बात करता हूँ, 7 डेज अ वीक, ठीक है। और अगर पूरे महीने की अगर बात करते हैं तो 1200 रीच आउट बनते हैं ओवरऑल। अगर 40 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, ठीक 1200 है। रीच आउट हो गए। 1200 रीच आउट में 99 रिजेक्शंस के बाद एक क्लोज परसेंट लगाएं, 1% क्लोज अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है। 1% क्लोज पे 12 क्लाइंट्स क्लोजिंग एक्सपेक्टेड, 12 क्लाइंट्स क्लोजिंग एक्सपेक्टेड, $250 ईच अगर मैं बात करता हूँ, सही। $250 ईच मिनिमम बेंचमार्क, $250 ईच मल्टीप्लाई बाय 12, $3000 इन अ मंथ। और ये प्रूवन है और ये लोगों के लिए काम कर गया है, और ये कर भी रहा है कर भी अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है। इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे हैं या नहीं, ये मैं बस ऐसे? वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, 3 डे वर्कशॉप, अभी मैं उसको 5 डे वर्कशॉप पे लेके जा रहा हूँ। और उसमें मैं सोर्सेज पहले मैंने डिस्कस किए थे, 30 सोर्सेज क्लाइंट एक्विजिशन के, कि 30 सोर्सेज कहाँ कहाँ से लीड्स फाइंड आउट किए जाएं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब मैं उसको 50 प्लस पे लेके जा रहा हूँ। प्लस में मैं उसमें एआई भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली कैसे स्क्रैपिंग की जाए और कैसे खुद ही ईमेल सेंड होती जाए। ईमेल्स तो मेथड ऑलरेडी है, वो खुद ही सेंड होती हैं। डीएम्स को कैसे ऑटोमेट कर दिया जाए टूल्स के थ्रू के वो खुद ही सेंड होते रहें। यहाँ रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि ओवरऑल शायद वो सिग्नल जाए एल्गोरिथम को कि ऑटोमेट हो रहे हैं डीएम्स, और वो शायद रेस्ट्रिक्ट कर दें। बट उसके भी हज़ार तरीके हैं कि वो कैसे उसको सही से लेके जाया जाए। ये वर्कशॉप क्या फिजिकली करा रहे हैं या ये ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन कराते ये हैं? ऑनलाइन होती है। टास्क बेस है सारा का सारा? ये टास्क बेस फ़िलहाल नहीं है क्योंकि उसके लिए मैं प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि वो प्रोग्राम जब तक डिज़ाइन हो जाए। मीनवाइल मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, उस वर्कशॉप में सिंपल
अभी लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट वर्कशॉप की थी, तकरीबन 15 दिन पहले। सही 15 दिन पहले वर्कशॉप की है, उसमें एक क्लोजिंग अब एक्सपेक्टेड भी है ऑलरेडी। सही 15 डेज भी नहीं हुए और एक क्लोजिंग भी हो गई एक बंदे की तरफ से। ज़बरदस्त। आप खुद क्लाइंट लाना सिखा रहे हो तो फिर बंदे भी हंट करना तो फिर आपके लिए मसला नहीं है ना? हाँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, लास्ट टाइम वर्कशॉप की मैंने जो पोस्ट की थी, एक पोस्ट पे मैंने ऑफर ऐसे डिज़ाइन की थी, एक पोस्ट पे 300 प्लस मैसेजेस आए थे। एक पोस्ट पे विद इन 24 आवर्स 300 प्लस मैसेजेस आए थे, और इतनी सारी लेट्स थी मेरे पास कि उसमें मैं इजीली क्लोज कर सकता था सबको। लेकिन मैंने शॉर्ट लिस्टिंग कम की थी, बहुत केयरफुली की थी और कम की थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग बोलेंगे कि ये सबको लूट रहा है और ये सबसे पैसे ले रहा है, हाँ और कोई एग्जीक्यूट शायद ना कर सके। तो मैंने क्लियरली बोला था, ये वो मेथड है जिसमें पेशेंस चाहिए, जिसमें एफर्ट चाहिए। और मैं जब लोगों से पूछ रहा था भाई कितना पेशेंस है, कितनी एफर्ट कर सकते हो, तो मुझे उस इंटरव्यू में ही क्लियर हो गया था कि ये बंदा नहीं करेगा एफर्ट, ये इसमें सही पेशेंस नहीं है। मैंने उसको सिंपल रिजेक्ट कर दिया था, मैंने उठाया नहीं था। तो एक फिर मैंने सिलेक्टेड उठाए थे। सही एक काम मैं असाइन करूँ। जी, एक कर मेरी सकते हैं। मेरी एक पोस्ट बना देना ना कि हाँ। लोगों को किस लेवल के स्किल सीखने का शौक पड़ रहा है और किस चीज़ पे पॉडकास्ट करनी चाहिए, कैसे बनाएंगे उसकी उसकी रिसर्च भी तो करनी पड़ेगी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जैसे स्किल्स तो बहुत हैं। हाँ। अमेजोन पे मैंने बहुत पॉडकास्ट कर दी, ईबे इस पे, और कोई ऐसा स्किल है जो शायद मुझे भी ना पता हो, तो उसकी पोस्ट कैसे बनाएंगे? उसकी पोस्ट सिंपल, एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ, हाँ पैशन। आप पैशन आइडेंटिफाई करो। सही है। अगर आप अपनी पॉडकास्ट वगैरह में या कंटेंट में, ओवरऑल पोस्ट में भी बात कर रहे हो ना, हाँ पैशन, जिसको पैशन आइडेंटिफाई करना आ गया ना, उसको सारी चीज़ें करनी आ गई। मेजर मुश्किल काम है बहुत बड़ा, सही। कि पैशन आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? हाँ सबसे मुझे 5 साल लग गए पैशन को आइडेंटिफाई करने में। मैं सही। डन फॉर यू में सरवाइव नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद काम करूँ, एक चीज़ खुद करूँ, और मैं वो करूँ जो मैं वाकई करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, 5 साल ठीक है। लग गए, नहीं हो सकी। मैंने उस चीज़ों में हाथ डाला जो ट्रेंड चल रहा है। सही। अमेजोन का ट्रेंड था, सारे अमेजोन में चले गए। कॉपी राइटिंग का ट्रेंड था, सारे कॉपी राइटिंग में चले गए। जो मंजन आ रहा है वो खरीद रहे हैं लोग, ठीक है। बिकता भी है भाई। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब सरवाइव नहीं कर सकते 6 महीने सीखने के बाद, फिर कहते हैं कि ये कोर्स सेलर ऐसा था हाँ और बंदा 90%। ऐसा था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की नहीं होती, बंदा खुद एफर्ट नहीं कर रहा, या खुद का पैशन अलाइन ही नहीं हो रहा उसके साथ, अलाइन ही नहीं हो रहा उसके साथ, तो वो अकॉर्डिंगली यही बात करेगा ना, डेफिनेटली सी बात है, ऐसे ही ठीक बोलेगा। है। और वो तो हर 6 महीने उस बाद नया नया कुछ ना कुछ हाँ, ढूंढता फिर रहे। नई स्किल पे से स्विच कर जाते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये चीज़ आप कर तो रहे हो, फ़ायदा क्या है इसका, ठीक हम्म। है। वो कहते हैं पैसा बनेगा। मैंने, अल्टीमेट गोल पैसा तो नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब एक, शायद आप अपने आप को बड़े स्टेज पे देखना चाह रहे हो, क्या ऐसी चीज़ करना चाह रहे हो कि अगर आप बड़े स्टेज पे देखना चाह रहे हो तो पैसा तो खुद ही बन जाएगा आपका, डेफिनेटली बात ठीक है। है। या वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका पैसा खुद ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक प्लेटफॉर्म आया है, इससे मकसद है पैसा बनाना, उसके बाद फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएंगे, मैंने कहा ये तो असल चलती रहेगी फिर सारी ज़िंदगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसी चीज़ का। बेहतर है कि खुद का पैशन आइडेंटिफाई कर लो, उससे बेहतर है। तो इसमें अगर आप पोस्ट की बात जैसे कर रहे हैं ना, उसमें ऐसे कि इस चीज़ की जाए कि उसमें लोगों को अवेयर करो कि भाई पैशन आइडेंटिफाई करो। आप एक्सपीरियंस से ज़रूर करो मल्टीपल चीज़ों के, आप देखो कि उसमें आपको किस चीज़ में करने में एंजॉय कर रहे हो, सही। ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, अच्छा। ठीक है, मुझे तो मुझसे लग नहीं होता। मैं अगर बैठ के काम, मुझसे बुलवा लो, मीटअप पे बात करवा लो, मैं बात करूँगा। मुझसे स्टेज पे बात करवा लो, मैं बात करूँगा। सही। पॉडकास्ट में अभी बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग में जाऊँगा, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करूँगा, बात कर लूँगा, या वैसे मैसेजेस पे बात कर लूँगा। लेकिन अगर मैं करने पे आऊँगा ना, भाई ये टूल्स हैं, इस पे डीएम्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मुझसे नहीं होता बैठ के, ठीक है। ठीक है।
हालांकि एक्सपीरियंस ज़रूर किया, लेकिन एक टाइम पे मैं आके एग्जॉस्ट कर जाता हूँ। सही। यहाँ में एक चीज़ है कि एक मॉडल है कि गाइड करना, मेंटोर करना, कोच करना, कंसल्ट करना, कंप्लीट एक मॉडल है। सही। डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास नॉलेज है, वो प्रेस्क्राइब करता है आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, हम्म। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप भी तो गाइड कर सकते हो ना एक चीज़। सही। ये मेरा पैशन था इसके अकॉर्डिंग कि मैं गाइड करना अच्छा जानता हूँ, मैं कोच करना अच्छा जानता हूँ, मेरे पास नॉलेज है भाई, आपकी एग्जीक्यूशन है, आप एग्जीक्यूट करो, एज लॉन्ग एज मेरे पास अच्छा प्लान है, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो लोगों को क्या मसला है इसमें। सही है। इसी तरह लोगों को खुद का पैशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सही। उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी लगती है। सनी भाई वाली बात आ जाती है, हड्डा राम कैंसर है लोगों को, हाँ। ठीक है, कि वो खुद नहीं करना चाहते, लेकिन एक दफ़ा करें, एक्सपीरियंस करें, देन उसके अकॉर्डिंग ही आइडिया होगा। स्टेप्स बताने पड़ेंगे फिर आपको इस पोस्ट में कि उस स्टेप में कैसे पैशन को आइडेंटिफाई करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक्सपीरियंस कर लें, उसके बाद फिर देखें कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में मज़ा आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस को समझें, नेटवर्क करें, लोगों से पूछें जो एक्सपीरियंस लोग हैं। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, शायद इस्तिखारा कर लें, चले। अगर इस्लामिक पे है, किसी का मेंटोर नहीं है तो वो हाँ मेंटोर हाँ। बना लें, सही है, ठीक उससे है। जाके उससे इस्तिखारा करके वो आइडिया हो जाता है, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी तो होता है ना, अगर हम अभी वैसे आपने कहा इनबाउंड आउटबाउंड वो तो क्लियर हो गया। हाँ आपका इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, इनबाउंड में आ जाएगा ना। हाँ, वो इनबाउंड में है, इनबाउंड में अगर हम इनबाउंड में आता है वो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं हम इनबाउंड पे ऊपर, हाँ तो वो आजकल बहुत हाइप पे खड़ा हुआ है कि आप टिकटॉक से मार्केटिंग कर लें, आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। हाँ, ये B2C में तो चल रहा है, टिकटॉक शॉप में यही हो रहा है ना। हम्म। टिकटॉक शॉप जो आज मॉडल चल रहा है, उस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है कि इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं हम हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स आएंगी। D2C में तो इफेक्टिवली काम कर रहा है ये मॉडल। लेकिन हम B2B पे बात करेंगे तो नहीं होगा। B2B में शायद काम कर जाए, कर सकता है, ओवरऑल करना चाहिए इसको, हमने कभी लेकिन ट्राई नहीं अगेन किया। डिपेंड करेगा कि यहाँ आपको ROI क्या मिल रही है। वो डिपेंड करता है आपको उसको हाँ, उसको चला ओवरऑल क्या वो वाकई इन्फ्लुएंसर कमीशन ओनली पे काम करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी, या वो आपसे अपफ्रंट कॉस्ट कितनी लेगा आपको प्रमोट करने की। हाँ, वो भी तो पैसे चार्ज करता हाँ, है। वो चार्ज करेगा। हाँ, अगर कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है और वो बोल चलो। रहा है मैं कमीशन ओनली पे करूँगा, तो वो शायद कर ले। अच्छा, नमन में मैं चाहता हूँ आखिरी में अब एक बात भी बताओ कि इथिकल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक प्रॉमिस, आपने कहा कि भाई प्रॉमिस, फॉल्ट ढूंढा, बता दिया उसने कि भाई तेरी वेबसाइट का फॉल्ट है, या उसने कोरा से पढ़ा कि यार ये एक जर्नल इशू चल रहा है, उसको वो यूज़ कर रहा है, हम्म और वो उसको करके नहीं देता। हम्म इथिकल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो ना किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ प्रॉमिस कर रहे हो, तो आप सिंपल वो चीज़ प्रॉमिस करो जो आप अचीव भी कर सकते हो, ठीक ठीक है। है। मैं यहाँ ओपनली बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ। ठीक है। मैं अपना फाइवर अपने हाथ से सस्पेंड करवा चुका हूँ, सही। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसने मुझे बोला था कि ये आर्टिकल ब्लॉग लिख के दो आप मुझे, और आर्टिकल ब्लॉग लिख के दो और मैं आपको अपफ्रंट दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप आपने पास्ट में इतना अच्छा काम किया है, मैं आपको अपफ्रंट दे देता हूँ। उसने मुझे सही। अपफ्रंट दिया और मैं अपफ्रंट लेके कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स उसको दे दिए, सही। ठीक है। उसके बाद उसको आइडिया हो गया ये तो कॉपी पेस्ट है, एंड देन उसके बाद उसने बोला कि रिफंड चाहिए मुझे, डिस्प्यूट फाइल कर दूंगा अदरवाइज। मैंने कहा ठीक है। नहीं दूंगा रिफंड, काम किया है ना। हाँ। ठीक है। उसने फिर क्या किया, उसने सिंपल फाइवर से डिस्प्यूट फाइल किया और उसने रिपोर्ट भी किया कि इसने ऐसे फ्रॉड किया है। देन उसके बाद मुझे आइडिया हुआ है कस्टमर सपोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है, वैल्यू प्रोवाइड करना भी कोई चीज़ होती है, बंदे और अटेंड करना भी कोई चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ प्रॉमिस कर रहे हो ना, वो चीज़ अचीव भी करो। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको एटलीस्ट अंडर प्रॉमिस कर दो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ओवर डिलीवर कर दो,
लेकिन ये चीज़, एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरी ये चीज़, अक्सर आपने कॉल सेंटर चलाया, आपको आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पे गोरों के नाम से रीच आउट कर रहे होते हाँ, हैं। और उनको भी पता होता है अब नहीं उनको, चलता है तो। हाँ, उनको अब तो नहीं चल अब रहा, तो नहीं चलता। पहले था। नहीं, अभी मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था, वो भी ऐसे ही कोई कोई माइकल बना हुआ था, तो कोई कुछ बना हुआ क्योंकि था। अब तो उनको पता है इंडिया की वजह से हमें सपोर्ट मिल हाँ, गई अब ना। उनको आइडिया हो गया है कि ये ऐसे नहीं है, बात करते ही आइडिया हो जाता है। लेकिन ये चीज़ भी कंसीडर, क्योंकि दो पैसे कम मिल जाएंगे ना अगर सच बोलोगे तो। हम्म। सच बोलना चाहिए, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसे वो चीज़, इसको एथिकल सेल्स कहते हैं। एथिकल सेल्स हमें जनरेट करनी चाहिए अपनी सेल्स के, अपने बिजनेस के लिए। बेहतर यही सिनेरियो है। और अगर नहीं करते तो फिर अपना भी नुकसान करें, सोशली भी नुकसान करें और सबका नुकसान करें। ओवरऑल नुकसान कर रहे हैं, क्लाइंट का भी कर रहे हैं, और वैसे भी मेंटली बंदा पीस में नहीं रहता ये चीज़ करके। फ्यूचर में क्या ट्रेंड देख रहे हो कि क्या ये वाली स्ट्रेटजी जो है ना, जैसे हमने कहा इनबाउंड में और एक्सबाउंड में, एक होता है यार ये एक मेरी पसंदीदा स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इस पे तो आज ही से आ जाए। हम्म। एक ये सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा है कि फ्यूचर में आपको कौन सा लगता है कि कौन सा ट्रेंड सही चलेगा। हाँ, ये ज्वाइंट इसलिए मैंने एक साथ सवाल किया क्योंकि दोनों का रिलेट बनता है। बेहतर जो सिनेरियो है वो है इनबाउंड का, ठीक है मेरे कि खुद हिसाब से आ से। जाए। ठीक है। रीज़न क्या है कि अभी स्पैमिंग जो हो रही है ना, आउटबाउंड से स्पैमिंग है ना, ये है स्पैमिंग का मेथड कि डीएम में जा रहे हो, उनके पर्सनल डीएम में जा रहे हो, उनको पर्सनली ईमेल। अब उसको पता ही नहीं है कि मेरा ईमेल आया कहाँ से है। स्क्रैप करके मैं लेके आया हूँ और उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आया, और मैं उसको ईमेल कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ स्पैमिंग है। एक पॉइंट पे ये चीज़ आएगी कि उन लोगों को एक तो आइडिया हो जाएगा कि ये स्पैमिंग कर रहे हैं। सही। दूसरी चीज़ ये होगी कि इंटरनेट खुद ही वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि ऐसे ही होगा। ऑलरेडी इंटरनेट क्या कर रहा है, इंटरनेट ये कर रहा है कि वो स्पैमिंग जो डिलीवरेबिलिटी अर्ट हो रही है उससे डोमेन उड़ा रहा है ना। जब रिपोर्ट होगी एक चीज़, तो अकॉर्डिंगली आपको इंटरनेट भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो इनबाउंड का ज़्यादा अच्छा दौर आएगा आगे, उसमें भी जो उसमें भी कौन सा सबसे अच्छा, कंटेंट प्रोड्यूस उसमें करना। भी कौन सा अच्छा बनता प्लेटफॉर्म कहते हो, एसईओ कहते हो, लिंक्डइन कहते हो? उसमें एसईओ और कंटेंट प्रोड्यूस करना, वो दो, कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ। कंटेंट मार्केटिंग में फिर तो उस पे आ जाएगा ना, गूगल के ऊपर या फिर लिंक्डइन के ऊपर। नहीं, कंटेंट मार्केटिंग आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे करो, और कौन सी लिंक्डइन पे। टाइप से, रिटर्न में या वीडियो में? वीडियो में, वीडियो में बेहतर है वीडियो। अगर एक बंदा है वो अगर लिख के बेचना जानता है, वो तो चलो टेक्स्ट के थ्रू करेगा, विजुअल्स वगैरह। एक बंदा अगर लिख के बेचना जा रहा है ना, उसके जानता है, तो वो उसके सिंपल जो इमेजेस साइड हैं वो भी अच्छी होंगी। वो क्रिएटिव्स भी होते हैं, वो क्रिएटिव बंदे होते हैं, उनके विजुअल्स वाली जो स्किल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। जो बंदा बोल के बेचना जानता है, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो वीडियोस बना के कंटेंट पोस्ट कर सकता है। टाइम सेविंग चीज़ है वो, अगर एडिटर है साइड में, तो वो चीज़ इफेक्टिवली काम करती है। यानी कि वीडियो की साइड पर फ्यूचर ट्रेंड भी वीडियो देख रहे हो आप। वीडियो में भी फिर रील आ जाएगी आई थिंक। हाँ, वीडियो में भी रील आ जाएगी, क्योंकि लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उस पे भी वो आप कह रहे हो कि कैश का आ जाएगा। हाँ, उसमें भी कैश वो काउ आ कैश का जाएगा। कहते हैं, पता नहीं क्या अल्फाज यूज़ करते हैं, दो मैं तीन इसको अल्फाज। कहता हूँ ईमान गादजी स्टाइल। ईमान गादगी का ये क्या है पता नहीं। ईमान गादजी एक बंदा है, यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर 6 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उसके। उसका जो स्टाइल है ना रील्स का, हम्म। ओवरऑल ये बंदा वैसे ही रील्स प्रोड्यूस करता है, कंटेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे नॉर्मली अभी एडिट होती हैं, ये इस तरह की। ये इसको कैश काउ आप नाम दे रहे हैं, वैसे ये ईमान गादसी का मेथड है। ये बंदा है, यूट्यूबर। सही। एआई का इम्पैक्ट देख रहे हो फ्यूचर में कि चेंज हाँ, कर देगा चीज़ें बहुत सारी? ऑटोमेट ऑटोमेशन अच्छी चीज़ है, और एआई को लेवरेज करना चाहिए। लोग डरते हैं कि एआई जॉब ले लेगा, ये चीज़ उसको लेवरेज करना चाहिए सिस्टम्स में। अगर आप आउटरीचिंग भी कर रहे हो, उसमें भी उसको लेवरेज किया जा सकता है। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं या ईमेल्स भी हैं ना, उसमें भी लेवरेज कर सकते हैं। यानी कि एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा अभी थोड़ा अर्से के अंदर। हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका फियर नहीं होना चाहिए।
उसको लेवरेज करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, आप जैसे कंटेंट एडिटिंग की बात कर रहे हो, एआई से लिख के डालें। नहीं कर रहा एल्गोरिथम उसको रैंक। ट्राई एल्गोरिथम को किया है। आइडिया, हाँ मैंने बहुत ट्राई किया, एल्गोरिथम उसको रैंक नहीं कर रहा कंपेयर टू एक प्लेन लैंग्वेज जो आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो उसके। अ, यहाँ कॉपीराइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि सही। कॉपीराइटिंग इज इक्वल टू रिसर्च प्लस स्ट्रेटजी प्लस वर्ड्स प्लस साइकोलॉजी। ठीक है, सही। ये वो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉपी लिखी जाती है। अब यहाँ पे रिसर्च वाला एलिमेंट मिसिंग है एआई में। एआई रिसर्च करके तो नहीं लिख के दे रहा ना आपको। साइकोलॉजी वाला एलिमेंट भी मिसिंग है, एआई साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं लिख के दे रहा, अनलेस कि आप उसको बहुत बड़ी प्रॉम्प्ट दे रहे हो सारी चीज़ें। एआई आपको स्ट्रेटजी भी बना के नहीं दे रहा, एआई आपको सिर्फ वर्ड्स दे रहा है। चार चीज़ें ना कॉपी राइटिंग की, रिसर्च सही। प्लस साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी प्लस वर्ड्स। ठीक है। एआई सिर्फ वर्ड्स दे रहा है। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट उसका अच्छा दे तो करके दे देगा आई थिंक वो। वो करके दे देगा, लेकिन अगेन वो इतनी वो क्या कहते हैं उसको, डवेल इनटू, डाइव इन, हाँ इस डाइव इन तरह के अनलिश। वर्ड्स दे रहा होता है। वो ऑडियंस, अभी ऑडियंस को आइडिया हो गया ये चैट जीपीटी है। वो चैट जीपीटी समझते ही वो ऑडियंस बोले स्क्रॉल करो, इसको नहीं देखना। वो आइडिया हो जाता है क्योंकि वो हाँ, जो जिस तरह से वो स्टिकर वो लिखा। जो वर्ड्स हैं जो अनलश। स्टार्ट वाले, हाँ अनलिश वो इस तरह। अनलीश, डाइव इन, हाँ। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स और जो कॉल टू एक्शन नीचे, ये सारे वर्ड्स जो चैट जीपीटी या एआई, एआई सारे एआई यही वर्ड्स दे रहे हैं। चाहे सही। उसको बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं फिर भी यही वर्ड्स दे रहे हैं। फिर सही। उससे क्या हो रहा है, उससे ऑडियंस को तो ऑलरेडी आइडिया हो रहा है कि ये वर्ड्स अब मिल रहे हैं तो ये तो चैट जीपीटी है, मेरे किस काम का, ये तो मैं खुद ना देख लूँ चैट जीपीटी मैंने से। तो भी खुद और लोगों को भी देखा है डीएम करते हुए चैट जीपीटी से लिखवा लिखवा के डीएम कर रहे हैं यार, वो तो आइडिया हो जाता है। अच्छा, डीएम में मैं बात करता हूँ, डीएम में भी फिर चैट जीपीटी से डीएम कर रहे हैं लोग। डीएम की स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट डीएम ना करो। मतलब डायरेक्ट डीएम ऐसे डायरेक्ट पिच ना करो, सेल्स प्रोसेस वाली बात है भाई, कि थोड़ा वैसे बात कर लो कि आप स्ट्रेंजर है, मैं वैसे आपसे बात कर लो कैजुअली। आपकी प्रोफाइल देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ ये तो आप आप। पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इस तरह की बात कर ली, आपका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई लाना ऑब्जेक्टिव था, यहाँ चैट जीपीटी आप कौन सा रोल आ गया कि मैं उसको रिप्लाई चैट जीपीटी से बनाए, घंटा चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट बनाऊं, मैसेज बनाऊं एंड देन वो भेजूं। वैसे बात कर ली कैजुअली, मैसेज एक्सेप्ट करवाना मकसद था ना। वो ताकि उसके इनबॉक्स में हाँ, आ जाए। उसके बाद इनबॉक्स शुरू हो गया एंड देन उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो भेजो। लेकिन अगेन प्रोसेस को जहन में रखना चाहिए एक बंदे को, एंड देन उसके अकॉर्डिंग बात एक करें। ट्रिक और मैंने देखी थी, किसी के साथ पॉडकास्ट करा था, उसने कहा था कि अगर कोई क्लाइंट चाहिए आपको तो आप उसकी तस्वीर को जाके लाइक कर दो या उसकी जाके कमेंट कर दो, वो आपके प्रोफाइल पे लाजमी आ जाएगा। हाँ, इसको कर ठीक है। सकते हैं हाँ। हम लोग लेकिन वो अगेन लाजमी नहीं है कि यही ट्रिक हर दफ़ा काम करेगी। हाँ, हाँ ये नहीं कर सकती लेकिन जब कि है। रिएक्ट कर दिया, कमेंट कर दिया, उसको नोटिफिकेशन गया, उसके नोटिस में बात आ गई कि इसने वो एंगेज किया प्रोफाइल है, तो विजिट करेगा। एंड देन उसके अकॉर्डिंग अगर आपने विजिट भी की है या उससे बात भी करने की कोशिश की है, तो ये स्ट्रेटजी होती है, सिंपल टेक्निक होती है, सिंपल इसी में ही फिर आगे चीज़ें काम करती हैं। अच्छा नुमान भाई, जाते जाते कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि एंड में कि यार ये सवाल आपने मुझसे नहीं किया, ये करना चाहिए था। मैसेज तो एज सच कोई नहीं, बस मैं ये बोलूँगा इन लोगों को हसल अपनी रोकनी नहीं चाहिए ओवर। कि लोग कहते हैं बस मिनट्स में क्लाइंट मिल जाएगा, मिनट्स में क्लोज भी हो जाएगा और हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। वो डायलॉग। ऐसी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट 6 मंथ्स नॉर्मली लगते हैं चीज़ों को स्मूथ होने में। ठीक है, अनलेस कि अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हो वो तो अलग चीज़ है, वो तो शायद आपको रातों रात अमीर बना दे, लेकिन इंस्टेंट मनी है। बट अगेन उसमें चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो हसल स्टॉप नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को प्लान करें। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के विजन सेट करें, अल्टीमेट गोल है क्या, अचीव क्या करना चाहते हैं, उस विजन को सेट करें, उसको लिखें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करें कि इसका ये प्लान है, पर मंथ में ये चीज़ें करूँगा और ऐसे करूँगा।
वर्किंग स्पेस लें, क्योंकि घर पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ से हट गए, वर्किंग स्पेस के वहाँ गए, वहाँ पे बैठे, अलग से काम किया। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और अगर आप इंटर्न्स को हायर करना जानते हैं, इंटर्न्स को उठाया, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, कि आपके पास बहुत सारे माइंड्स आ गए और वो आपके साथ काम कर रहे हैं मिल के, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, चीज़ें डिवाइडेड हो गई, और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सारी अचीव करते रहें और स्लोली करते रहें। लाजमी नहीं कि बहुत क्विकली चाहिए एक चीज़ और वो क्विकली मिल भी जाएगी, ऐसे नहीं होता, चीज़ों में एफर्ट लगती है। अच्छा नुमान भाई, इसको अगर आप एग्जाम्पल से बताना चाहें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमने इतना सारा डिस्कशन किया है, तो उससे कोई अगर ओवरऑल अगर मैं अपनी एग्जांपल की बात करूँ ना, मेरा सिंपल एक विजन था कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, मेरे माइंड में एक गोल है, अल्टीमेट एक अर्निंग का गोल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का गोल है, कि मुझे ये चीज़ें बाय करनी है लाइफ में, और ये चीज़ें, ये ट्रैवल करना है, मेरे पास लिखे हुए हैं और मेरे सामने है वो। ठीक है। ठीक है, और मेरे सामने चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि इन केस अगर मैं लो फील करता हूँ, कि अक्सर जैसे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, वो शायद किसी के लिए काम कर जाएं, शायद किसी के लिए ना भी काम कर जाएं, पॉजिटिव चीज़ों को सराउंड कर दें अपने सामने। मेरे सामने बुक्स हैं, मेरे सामने कोटेशंस हैं, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं खुद को पॉजिटिव फील करवाता हूँ। और वो किस जगह पे हैं? वो वर्किंग स्पेस पे हैं। वर्किंग स्पेस पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती और ठीक एक है। इन्वायरमेंट मिल जाता है। मुझे एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है, लोगों को इन्वायरमेंट मिल सकता है, दूसरों को देख के मोटिवेशन होती है कि भाई ये काम कर रहा है या ये चीज़ अचीव कर रहा है तो मैं भी करूँगा। और एक सिंपल, एक सेपरेट जब आपकी जगह होती है काम करने की, वो आपके घर का रूम भी हो सकता है अलग से, कहीं पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और उसको ऐसे सेटअप करना है कि बहुत अच्छे से सेटअप करना है। बुक्स हों सामने, काफ़ी सारी चीज़ें, कि ताकि अगर आपकी मीटिंग वगैरह भी हो रही है तो वो इजी हो काम करना और कोई भी नॉइस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि गोल डिफाइंड थे, वर्किंग स्पेस ली, फिर वहाँ पे जाके अब प्लान करो चीज़ें कि डेली के डेली करनी क्या है। सही। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 5 AM क्लब का मेंबर हूँ। 5 AM क्लब, सुबह को 5 बजे उठना, सही। 5 बजे उठने के बाद चीज़ों को प्लान करना कि अब ये करनी है आज के दिन में, वैसे रात को कर देनी चाहिए कि नेक्स्ट डे पे हमें ये करना है। ठीक है, मैं भी नॉर्मली यही करता हूँ, नेक्स्ट डे पे ये मीटिंग करनी है और ये टास्क अचीव करना है, और उस दिन का ये गोल है। हम लोग हैं ना डिजिटल मजदूर, हाँ, ऐसा ही है। डिजिटल मजदूर अब डेली मजदूरी के लिए निकल रहा है, तो उसको पता होना चाहिए अगर मैं आज घर वापस आऊँगा तो आज इतने पैसे कमा के लाऊंगा। तो उसको ये आइडिया होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि आज मैं इतनी अर्निंग करूँगा, और हर डे का ये गोल होना चाहिए। उसका एक अल्टीमेट माइंड में गोल था कि 3 महीने में मैंने ये अचीव करना है, इतने पर मंथ अचीव करना है। पर डे के हिसाब से उसने डिवाइड किया कि इतना होगा पर डे, फिर जाके मंथ में इतना बनेगा। ठीक ठीक है। है, कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने प्लान बनाया कि मैंने पेपर पे लिख दिया, अपने सामने पेपर हो के डेली जिस पे आप गोल लिखेंगे कि ऐसे गोल अचीव करने हैं। हमें डेली के डेली गोल्स लिखने चाहिए अपने, कोई सही। भी गोल हो, किसी भी चीज़। बुक रीडिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग आज 10 पेजेस कंप्लीट करने मेरा एक गोल है आज का, कि ये मैंने अचीव करना है। ठीक है, अर्निंग का, बुक रीडिंग का, फिटनेस का, जित जो जो भी फिजिकल सारे के सारे लिखे हुए हों वो डेली के डेली अचीव करने हैं। और ये होंगे वर्किंग स्पेस पे, एक जगह बैठ के जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी, सुबह सवेरे उठ के। अगर वो बंदा स्मूथली इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, अनलेस कि वो एक जॉब कर रहा है और वो यूएस आवर्स में अलाइंड है, वो बाउंड है हम्म। उसमें, शायद वो ना कर सके। बट अगेन मैं एक ऐसे सिनेरियोज की बात जर्नल। कर रहा हूँ जिसमें मैं भी काम करता हूँ, मैं सुबह को उठ के काम करता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, एंड देन वो डेली के डेली अचीव करेगा, एंड देन उसका इम्पैक्ट जो आता है ना, विद इन 6 मंथ अच्छा आता है। मैंने खुद के लिए अपना इम्पैक्ट देखा है 4th मंथ में। 4th मंथ पे मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू की, नवंबर
2023 में, अभी अप्रैल चल रहा है, 5th मंथ है अभी, 5th मंथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट देखा है। और मेरी पोस्ट को कोई देखता भी नहीं था, 25 रिएक्ट आ रहे हैं अभी एक पोस्ट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं प्लान करके चलता हूँ चीज़ों को, और मैं कहता हूँ आज अगर पोस्ट करनी है ना, ऐसी पोस्ट करनी है 20 रिएक्ट तो पक्के हो, 20 शेयर्स तो शेयर, पक्के हो। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं होते ना उस पे, तो नेक्स्ट डे पे मैं उतनी एफर्ट करता हूँ और उसकी बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, आज ऐसे होना चाहिए। ये चीज़ ऐसे काम करती है। बस लगे रहना चाहिए, हाँ, लगे रहना चाहिए। और तकरीबन 6 महीने का टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ एटलीस्ट। थैंक यू सो मच नुमान भाई आपका यहाँ आने का, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।